डर जिससे डरता हो उसका नाम आनंद। अफसरों को डरा कर रखना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, नीतीश कुमार सिंह लिखते हैं। देखिए क्या। हाँ, वो नीतीश कुमार हो गए। इतनी साजिशों के हम शिकार हुए कि हमारी जगह अगर कोई अन्य होता दुनिया से चला जाता। कई बार मौत छू के चली गई, लेकिन कर्पूरी जी याद है, सूरज बाबू याद नहीं है, उनके गुरु। आनंद मोहन की मांग है कि बीपी सिंह को मिले। पुरजोर मांग है। हम आंख में आंख डाल के पूछना चाहते हैं, मेरे जैसे लोग 9,000 बीघा का मालिक, हमने एक एक धूर जमीन गरीबों वंचितों को बांट दिया। जेल से आनंद मोहन के जीवन पर कितना असर पड़ा है? जिनकी वजह से मैं जेल गया, सबका आभार प्रकट। आप पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है। हमको हिंदू बनाने में लगे हैं, कोई मुसलमान बनाने में लगा हुआ है, कोई राजपूत बनाने में लगा हुआ है। अच्छा, उस समय में लालू प्रसाद ने ये बात कही थी कि बुलडोजर चला देंगे। बिल्कुल। खेत खलिहान मंदिर सब लहूलुहान हुआ। लोगों की इज्जत अस्मत आबरू पर हाथ उठे, जनेऊ काटे गए, टीके मिटाए गए थूक से। तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते चार। आरजेडी में गए, विधायक बने। बिहार में एनडीए अगर बनी, उसमें सर्वाधिक भूमिका आनंद मोहन की। मैं आहत हूँ दरभंगा के प्रोग्राम से, जहाँ एनडीए के लोगों ने, शासक दल के लोग ने बैकआउट की घोषणा की। नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। एक संग न होई भवालू, हाँ, सब ठठायब फुलायब गालू। व्यक्ति अगर कलेक्टर था, आनंद मोहन फांसी तक पहुंचे, लेकिन 6 लोग जो मारे गए निर्दोष, उनके लिए वो केस कहाँ है? अच्छा, राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है। जुल्म अगर राजपूत पर होगा, आनंद मोहन की बंदूकें जवाब के लिए खड़ी रहेंगी। अच्छा, दोनों में कौन टैलेंटेड? चेतन टैलेंटेड कि अंशुमन? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट का पॉडकास्ट और मैं हूं चंदन झा। आज के एपिसोड में बेहद खास शख्स हैं हमारे साथ और इनकी जो कहानी है वो बेहतरीन कहानी है, संघर्षों की गाथा है। लेकिन इनकी अपनी एक अलग खासियत है, यह इनकी एक आवाज पर युवाओं की बाहें फड़कने लगती है। इनकी एक आवाज पर राजनीति की धारा मुड़ जाती है। तो हमारे साथ आज खास शख्स जो हैं आनंद मोहन है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज हार्ट में। आपकी एक अलग पहचान है, एकदम झक सफेद शर्ट भी पैंट भी। ये शुरू से रही आदत, इसको लाइक करता रहा। इसके पूर्व सन 74 में एक और पोशाक मेरा मशहूर था जी, वो था ब्लैक। काला पोशाक विरोध का प्रतीक है। 74 का दौर भी कुछ वैसा ही था। वैसा ही दौर था जी। जब हम लोग को जरूरत होती थी, काला झंडा के बदले शर्ट खोले और लहरा दिए। क्या बात विरोध का। जी। तो अपने भी प्राइम मिनिस्टर बने, जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई बने, हम लोगों को सिखलाया जाता था उन दिनों बांस बल्ले की सरकार नहीं चलेगी। लेकिन जब मोरारजी आए और वही बांस बल्ला दोहराया गया, उस पर लाखों खर्च हुए। मेरे मन में जो समझाया जाता था, इतना जो इंदिरा जी आती थी, इतना जो खर्च हो रहा है, वाई बी चौहान, जगजीवन राम, इतना जो खर्च हो रहा है इस पर, इसमें एक फैक्ट्री बन जाती छोटी मोटी। हाँ, लघु उद्योग खड़ा हो जाता। तो ये दिमाग में था। और जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई, और तब वही बांस बल्ला जब दोहराया गया, तो हम लोग काला झंडा, यही ब्लैक शर्ट निकाल के और विरोध कर दिए, बांस बल्ले की सरकार नहीं चलेगी। अरेस्ट हुए, फिर जाने मोरारजी देसाई कि भाई कौन लोग हैं, तो मालूम हुआ कि आंदोलन के सिपाही लोग हैं। तो सर्किट हाउस में बुला के फिर समझाए और हम लोग को, एसपी को कहे कि इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो उस समय का ड्रेसअप ब्लैक नहीं, जिसके बाद जो है झप सके एकदम सफेद ब्लैक, और ये जो होता था ब्लेजर। अच्छा, ब्लेजर जी, रेड कैप। अच्छा, रेड कैप। हाँ। और वो ये माओ सेतुंग जो पहनते थे, अच्छा, वो वाली टोपी। रेड कैप और ब्लेजर रेड जी। ब्लैक। दूर से लगता है कि आनंद मोहन मने बहुत सख्त, लेकिन जब बात होती तो लगता है ना कि एकदम बच्चे से बात कर रहे हैं। कुछ भी समझना हो, कुछ भी पूछना हो, तो मतलब दूर से ही इतना सख्त। ये देखिए, जो दौर था हम लोगों का, उसमें सख्ती ओढ़नी पड़ी, कड़ाई बरतनी पड़ी।
ना। ये नहीं कि कोई छुई मुई है, बड़ी आसानी से हम लोग गिरफ्त में आ जाएंगे, तो ये सब करना पड़ा, क्या कहते हैं, कड़ाई, सख्ती। हाँ, सख्ती। जी जी। तो सख्ती को हम लोगों ने इसका फायदा भी मिला कि जो अफसरशाही थे वो डरते थे कि विधायक जी आ रहे हैं, एमपी साहब आ रहे हैं, काम कोई लचर नहीं होनी चाहिए। बिजली में डेट देते थे कि बिजली को सुधारो 15 दिनों के अंदर, वरना ताला मार देंगे। जी। ये सब ओढ़ी हुई शक्ति, ये मजबूरी भी हुई। मजबूरी हाँ, मजबूरी। क्योंकि हम लोग तो अपोजिशन में थे। जी जी। अपोजिशन में क्या करेंगे हम लोग, तो हमारी बात तो क्यों सुनेगा लोग, हम रूलिंग पार्टी के एमएलए एमपी नहीं है, जी जी। ऐसे में क्यों सुनेगा। जी। शक्ति बरतनी होती थी ताकि लोग डरे, अफसर डरे कि काम नहीं होगा, ये सड़कों पर उतरेंगे। मतलब अफसरों को डरा कर रखना जरूरी है। बिल्कुल। हमने सार्वजनिक घोषणा की थी जी। कि एमपी बनने के बाद शिवहर में कि जो ईमानदार हैं वो हमारे सर पर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो बेईमान हैं जी। वो डरे और अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से समेट लें। अच्छा अच्छा, कुछ बचपन की बात, चूंकि कहा जाता है कि बचपन पर जिसका असर होता है वैसा ही फिर आगे का ढांचा खड़ा होता है, तो बचपन कैसा रहा? देखिए, हम लोग तो गांधीवादी परिवार से थे, 6 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, 3 पीढ़ियां आजादी की लड़ाई में खप गई। लगे लोग। हम्म। और गांधी जी आए, राजेंद्र बाबू मित्र ही हुआ करते थे दादाजी के, अनुग्रह बाबू, राजेंद्र बाबू जी अच्छे मित्र। जी। दादाजी जब अरेस्ट हुए तो पिताजी और बड़े बाबूजी और चाचा जी, छोटे चाचा जी, इनकी पढ़ाई का खर्च राजेंद्र बाबू उठाते थे। अच्छा। हाँ, ऐसे परिवार से हम लोग आए जहाँ गांधी का असर था। बावजूद इसके 5वां छठा में जब हम पढ़ रहे थे, 6ठे क्लास में, तब से हम लोगों ने भगत सिंह को पसंद, मैं अच्छा। व्यक्तिगत कर रहा हूँ, हाँ। भगत सिंह को हमने पसंद किया और इसको लेके परिवार में डिबेट होता था। अच्छा, डिबेट इस पर? हाँ, इस पर डिबेट होता था क्योंकि हमारे परिवार में हम खुशनसीब थे कि उन दिनों का दिनमान रघुवीर सहाय होते थे संपादक, जी जी। कादम्बनी, जी। नवनीत, हम्म। धर्मयुग, हिंदुस्तान, बहुत बड़ा हिंदुस्तान होता था, इतना बड़ा अच्छा, आज की साइज से काफी नहीं, बड़ा। हिंदुस्तान जो साप्ताहिक था, अच्छा, साप्ताहिक। जी। हाँ, साप्ताहिक हिंदुस्तान जो था जी। वो बड़ा सा आता था हम्म। ना, आता था। जी। तो ये सब अखबारें उस समय हम्म हम लोगों को उसका संपादक किए, संपादक कौन आज भी याद है ना। जी। तो धर्मवीर भारती होते थे, धर्मयुग के। सही हाँ, बात। इमरजेंसी में हम भी जेल गए, जी। इमरजेंसी में उन्होंने भी संपादकीय लिखा और बहुत यातनाएं झेलनी पड़ी। इसलिए ये समझदारी, पॉलिटिकल जानकारी, पॉलिटिकल समझदारी जी। हम लोगों में पहले आ गया, उम्र से पहले, और इसलिए हम लोगों ने भगत सिंह को पसंद करना शुरू किया, मतलब अपना आदर्श मान लिया। आदर्श माना। बाद के दिनों में नेल्सन मंडेला जब होश संभाले बड़े हुए, वो जो जेल में थे, जी तो ये सब प्रेरणा मिली। जी। अच्छा, आनंद मोहन मतलब खेल के प्रति भी रहा या बिल्कुल। सिर्फ मतलब बचपन से सिर्फ अच्छे राजनीति? नहीं, अच्छे फुटबॉलर थे, स्टेज शो करते थे, अच्छा गाना गाते हैं, क्या बात। आज भी नाटक उटक में हीरो का रोल करते थे। जी। या अच्छा, तो हास्य कलाकार, जी। या फिर जैसे फुटबॉल में हाँ, हम या तो सेंटर खेलते थे, सेंटर एकदम बीच में हाँ, खेलेंगे, केंद्र में और रहेंगे, या नहीं तो गोलकीपर, नहीं तो गोलकीपर। मतलब गोलकीपर पर सारा दारोमदार। हाँ, सारा दारोमदार नहीं। अच्छा अच्छे गोलकीपर। अच्छा, अब भी गाना गाते हैं? हाँ, अभी भी कुछ सुनाएंगे मेरे दर्शकों के लिए, अगर कुछ कभी ध्यान में कभी हो? कभी अलग से। अच्छा, अलग हम से। लोग का रुके न जो, झुके न जो, मिटे न जो, दबे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हम ही तो ख्वाब है। प्रिय गाना था। प्रिय गाना था। अच्छा, स्कूल कॉलेज में ऐसा कोई दोस्त जिससे अब तक दोस्ती नहीं टूटी, लेकिन उस दोस्त ने बड़ी सीख भी दी और जीवन में वो सीख बहुत काम आए? लड़कपन के हमारे साथी होते हैं योगेंद्र यादव, जेपी आंदोलन के हमारे मित्र होते हैं कुलानंद यादव अकेला, अच्छा। महादेव विद्रोही, ये सब महादेव लाल दास थे, वो हो गए महादेव विद्रोही। क्यों? जे जेपी ने एक नारा दिया, जात पात के मिटे निशान, मानव मानव एक समान। एक समान। जे उन्होंने कहा कि दाढ़ी, चोटी और जनेऊ
ये तीनों तिक्रम के हम्म, निशानी है। दाढ़ी जो मुसलमान रखते हैं, चोटी जो हिंदू रखते हैं, जी। जनेऊ जो सवर्ण रखते हैं। जी। तो कहा कि ये सब तिक्रम की निशानी है, जाति के द्योतक हैं ना, और इनको छोड़ो। तो हमने ही नहीं छोड़ा। अब शिवानंद जी लिखते थे, शिवानंद तिवारी, अच्छा। वो शिवानंद हो गए, हम्म। फिर से तिवारी लिखने लगे हों, अलग बाद बात। आप पूछिएगा उनसे, जी। हमारे अग्रज हैं। हाँ। लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद हो गए थे, फिर से यादव लिखने लगे। जी। नीतीश कुमार सिंह, सिंह लिखते थे, अच्छा, नीतीश कुमार सिंह सिंह लिखते लिखते थे। देखिए क्या। हाँ, वो हाँ। नीतीश कुमार हो गए। महादेव लाल दास लिखते थे। जी। ये योगेंद्र यादव, योगेंद्र भारती हो गए। कुलानंद यादव, कुलानंद अकेला हो गए। ये मित्र आज भी हमारे हैं। आज भी है। वैचारिक तौर पर ज्ञान प्रकाश जी, जी। एक हमारे मित्र है ज्ञान प्रकाश, बौद्धिक रूप से सर्वोदयी है, जी। बौद्धिक रूप से। हम्म। ये लोग हमारे मित्र रहे। हर जात पात धर्म मजहब के कई दौर आए, लेकिन हमारी दोस्ती आज भी बरकरार है, बरकरार है। अखंड। ऐसी कोई घटना जो इसने आपकी जिंदगी को बदल दी एकदम? जिंदगी बदलने में संघर्षों का तो दौर रहा, एकाध घटनाएं नहीं है। जी। इतनी साजिशों के हम शिकार हुए कि हमारी जगह अगर कोई अन्य होता तो मैं कह सकता हूं कि या तो वो बीमारियों का शिकार होकर के दुनिया से चला जाता, लेकिन ये सब आत्मसात करते रहे, संघर्षों से लेसन लिया, सबक लिया। कई बार मौत छू के चली गई, इसमें दो राय नहीं। हाल में भी फांसी से उतर के आए, आप सब जानते हैं। लेकिन एक दृढ़ विश्वास था कि जीत कि हो गई। हमने कभी गलत किया नहीं। जानते बूझते हमने अपने आचरण से, विचार से, वाणी से किसी को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं की। जी। जी। जिसने ठेस पहुंचाया उसको करारा जवाब मिला। अंग्रेज जिसके शासन में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अंग्रेज बहादुर कहे जाते थे, जुल्म का पराकाष्ठा था, उनके अन्याय के सामने जब हमारे परिवार के लोगों ने घुटने नहीं टेका तो फिर कोई सवाल नहीं था, कहीं आत्मसमर्पण का। और हम लोग खुशनसीब हैं कि राजनीति का ककहरा एक महामानव से हम लोगों ने सीखा, जिसका नाम लोकनायक जयप्रकाश। जयप्रकाश। उन्होंने कहा था डरो मत, जयप्रकाश अभी जिंदा है। तो डरना तो तभी छोड़ दिया हम लोग। दूसरी बात कि जिस बिरादरी से आते हैं वहां भय का कोई स्कोप नहीं है, कोई जगह नहीं। कोई जगह नहीं है। जी। हाँ, क्या भयभीत होकर के पीठ दिखाइए, न इतिहास है न विरासत है, इसलिए डरने का कहाँ सवाल है। डर जिससे डरता हो उसका नाम आनंद। क्या बात है। अच्छा, एक आपके बारे में है कि कैसे मतलब राजनीति की जाती है, लोगों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे कारवां खड़ा किया जाता है। तो उसके एक बड़े उदाहरण अगर हैं कोई बिहार में, देश में, तो वो आनंद मोहन भी हैं। तो टमटम वालों को सबसे पहले आपने जोड़ना शुरू किया था। हाँ, टमटम चालकों को कासिम हमारे सेक्रेटरी होते थे। जी। टमटम चालक संघ, पासी यूनियन, तारी मजदूर संघ, जी। ये रिक्शा यूनियन, बुद्धदेव हमारे सेक्रेटरी होते थे। मछली बाजार में आप देखते गांव देहात में लोग मछली का व्यापार करते हैं, छोटे छोटे लोग। जी। हाट बाजार हाट में, बाजार, हाँ, पेठिया। हाँ पेठिया जिसको कहते हैं, वहां जी। मछली बेचते हैं। अब लोग आते थे, उठाया कितने रुपए है तो इतने रुपए, उठा के तोलवा लिया, झोले में जब पड़ा तो कुछ रुपया फेंक दिया। तो हम लोगों ने अच्छा। एक मत्स्य संघ बनाया। तो ये छोटी छोटी लड़ाई हमने शुरू की, सबके अलग। ढलाई मुखिया थे मत्स्य संघ के, हमारे से अध्यक्ष मैं हुआ करता था। बुद्धदेव थे रिक्शा यूनियन के, कासिम थे टमटम चालक संघ के। उसी तरह तारी मजदूर संघ जो है उसका महावीर था जी। महावीर पासी, अभी भी है सब। एक बुद्धदेव का निधन हो गया। तो ये छोटे छोटे संघर्षों से हम लोग उठे। कई बार राजनीति में इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, समाज में चर्चा होती है कि राजपूतों जो सवर्ण है, राजपूत है, उनको दलित से क्या मतलब, महादलित से क्या मतलब। लेकिन आपने टमटम संघ
निषादों के लिए काम किया, पासी के लिए काम किया, बिल्कुल। तो उस समय नहीं लगता था कि घर में कोई रोकते थे क्या? नहीं नहीं, किसी ने नहीं रोका। जो बैकग्राउंड हम लोग का था ना परिवार का, वो सोशलिस्ट बैकग्राउंड का था। समाजवाद, हाँ, गांधीवादी समाजवादी। समाजवादी। हाँ, दादाजी जब गांधीवादी थे तो हमारे जो चाचा थे वो कम्युनिस्ट थे, और बाकी के लोग समाजवादी बैकग्राउंड के थे। जी। हम भी समाजवादी, हमारे भी जो गुरु जी थे हम्म। शुरुआती दौर में, जैसे जी। प्राइमरी और मिडिल होता है, जी। तो परमेश्वर कुमार जी हाँ। पूर्व विधायक, वो हमारे गुरु जी थे। और बाद में जैसे अब लोग कॉलेज में चला जाता है तो प्राचार्य हो जाते हैं, प्रिंसिपल हो जाते हैं, तो वहाँ हमारे चंद्रशेखर जी थे। तो ये समाजवादी पृष्ठभूमि के हम लोग रहे, इसलिए ये कोई मनाही नहीं थी। और जहाँ तक आप बोलते रहे हैं ना कि आपने कहा कि जो आप राजपूत हैं तो दलितों से क्या मतलब, मैं आपको बताऊं कि इस दुनिया में समता बराबरी का दर्शन अगर किसी के खोपड़ी में आया विश्व में, जी। कोई कार्ल मार्क्स नहीं थे, हम्म। कोई लेनिन और माओ से तुंग नहीं थे, कोई होची मिन्ह नहीं थे, कोई चे गेवेरा और फिदेल कास्त्रो नहीं नहीं थे। जी। उन सब के अगर पितामह कोई थे तो भगवान बुद्ध थे, जहाँ सबसे पहले समता और बराबरी का दर्शन आया। बिल्कुल। ये कहना कि भाई राजपूत है तो दलित से क्या मतलब है, ये तो आप हम अभी बोल के आए एक जगह, वो अपने साथी लोग थे, जी। हमने कहा कि भाई आज लोगों को कर्पूरी जी याद है, महान विभूति थे, बिल्कुल। हम सबके आदर्श थे, हम मानते हैं, लेकिन कर्पूरी जी याद है, सूरज बाबू याद नहीं है, उनके गुरु। महात्मा ज्योतिबा फूले याद है, बीपी सिंह याद नहीं है। ये जो 4 कदम आगे जाके अंबेडकर साहब तो दलितों के आरक्षण के बाद रुक गए। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल दलितों को आरक्षण की अवधि 10 साल 10 ही साल। होगी। अगर उनको बैसाखी की आदत लग गई तो बैसाखी के दम पर जिंदगी का रेस जीता नहीं जाता ना, तो अपंग हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था मात्र 10 साल। वो वोट की राजनीति में खिंचता चला गया, ठीक है। चला। हम भी मानते हैं कि जब हजारों साल से कोई दमित है, वंचित है, शोषित है, जी, तो उसका इलाज सिर्फ 10 साल नहीं है, लंबी अवधि चाहिए। हाँ, तो चलिए, उससे नहीं है मतलब। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अंबेडकर साहब रुक गए थे दलितों को आरक्षण देके, और जब बीपी सिंह आए तो 27% आरक्षण उन्होंने पिछड़ों को दिया। बिल्कुल। लेकिन आज जो बीपी आंदोलन से पैदा हुए, मंडल आंदोलन से पैदा हुए, वो तमाम लोग बीपी सिंह को क्यों भूल गए, क्वेश्चन मार्क। आज अन्य लोग याद आते हैं, लेकिन भारत रत्न के समय में बीपी सिंह याद क्यों नहीं आते? आनंद मोहन की मांग है कि बीपी सिंह को मांग मिले, पुरजोर मांग है। अच्छा, हम आंख में आंख डाल के पूछना चाहते हैं कि बीपी सिंह का योगदान पिछड़ों की राजनीति में, वंचितों की राजनीति में, शोषितों की राजनीति में अप्रासंगिक कहाँ हो गया, कैसे हो गया, कैसे भूल गए लोग? जो मंडल आंदोलन से पैदा हुए, मुख्यमंत्री तक का सफर तय किए, रक्षा मंत्री गए, दिल्ली तक का सफर किए, ऐसे तमाम लोग मतलब आपका आज बीपी सिंह को कैसे भूल गए? आपका इशारा मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद की तरफ सब पर है। मायावती, बहन मायावती जी पर भी है, और रामविलास पासवान जी पर भी था, वो तो नहीं रहे बेचारे, नहीं रहे। हाँ जी। ये सारे लोग, करुणानिधि का बेटा MK स्टालिन जी, चेन्नई में जी, बीपी सिंह की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा लगाते हैं मुख्य चौराहे पर जी। लेकिन वो पटना में क्यों नहीं लगता है? बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं लगा? मंडल कमीशन से पैदा लोग जो आज भारतीय राजनीति को प्रभावित करते हैं, दिल्ली में क्यों नहीं लगा? तो इसके लिए तो नीतीश, उसके लिए तो मैं सबों व्यक्तिगत, मैं सबों से सवाल, अच्छा, सब कोई दोषी है इसके लिए? बिल्कुल नहीं, सबों से सवाल कर रहा हूँ। अब तक जो राजनीति आपने की, तो उसमें क्या लगा कि राजनीति में सबसे बड़ा चैलेंज यही है, अगर ये नहीं होता तो बहुत कुछ किया जा सकता है, आनंद मोहन भी कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। तो जो लोहिया जी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उन्हीं दिनों सूरज बाबू ने कहा था कि अब 2 तरह के सोशलिस्ट हैं, एक जात छाप सोशलिस्ट
एक गाछ छाप सोशलिस्ट अच्छा। उन्होंने कहा था हाँ। कि अब दो तरह के आखिरी संवाद जो सूरज बाबू और लोहिया का है ना, उसमें उन्होंने कहा था कि मेरे जैसे लोग 9,000 बीघा का मालिक, हमने एक एक धूड़ जमीन गरीबों वंचितों को बांट दिया। भास्कित का 9,000 9,000 बीघा। बीघा, 9 पुस्तों खाता। मेरे जैसे लोग जो सवर्ण रहते, दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों की राजनीति किए, आज बड़ी चतुराई से उनका जात पूछा जाता है। व्यथा उन दिनों भी थी। और तब उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब, आपने ही कहा था कि हमको कुछ ऐसे प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की जरूरत है जिसको हम टारगेट देंगे, होशियार नहीं हो, वो सुअर हो, तो टारगेट पर हमला करे सीधा, मतलब दाएं नहीं मुड़े बाएं नहीं, दाएं बाएं एकदम कुछ सीधी नहीं, रेखा पर। सीधी रेखा ले और टारगेट पर हमला करे। ऐसे सिद्धांत के सुअरों की जरूरत है, सिद्धांत के सियारों की जरूरत नहीं। ये आखिरी संवाद है डॉक्टर लोहिया और सूरज बाबू की। और उन्होंने कहा था कि आज यहाँ पहुंच करके सूरज नारायण सिंह, जो जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया को न केवल हजारीबाग जेल ब्रेक करके आजाद करवाता है, सन 42 की क्रांति का बिगुल फूंकता है, पकड़े जाने पर हनुमान नगर जेल से उनको छुड़ा के लाता है, आजाद दस्ते का गठन करके सशस्त्र क्रांति का श्री गणेश करते हैं, रेडियो आजाद हिंद की स्थापना होती है नेपाल की तराई में, उद्घोषक होते हैं डॉक्टर लोहिया, परमेश्वर कुमार युवा उद्घोषक हमारे गुरुजी थे, वो होते हैं। जब वो दरभंगा आते हैं, अंदामा जो नदियों से घिरा हुआ इलाका है, उस इलाके में जंगल में जब शरण लेते हैं, शिविर चलाते हैं, फिर एक ब्रिटिश दरोगा अंग्रेज सिपाहियों के साथ छापा मारता है और उस मुठभेड़ में सूरज बाबू के हाथों अंग्रेज दरोगा की हत्या होती है और उनको फांसी की सजा होती। ये वो खुशनसीब थे, देश आजाद हो जाता और वो काला पानी से छूट जाता। लेकिन जमींदार के घर में पैदा एक व्यक्ति मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए टाटी सिलवे में मारा जाता है। ऐसे जो सिद्धांतनिष्ठ लोग थे, जो अमीर के घर, जमींदार के घर पैदा होकर मजदूरों की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए, जिनके सब पर जयप्रकाश नारायण रोए बिलक बिलक के बच्चों की तरह और कसम लिया कि जिसको अंग्रेज बहादुर बाल बांका नहीं कर सका, जिस बहादुर सेनानी को हजारीबाग का जंगल का आदमखोर शेर भी छू नहीं सका, उसको कांग्रेसी राज में अनशन पर बैठे, गांधीवादी तरीके से अनशन पर बैठे 7वें दिन एक भूखे शेर को लाठी से, डंडों से, बूट से, बट से पीट पीट कर मांस का लोथरा बना दिया गया। और वो जब आए पटना, पीएमसीएच आते आते दम तोड़ दिए। जयप्रकाश नारायण रोए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सूरज बाबू की शहादत बेकार नहीं जाएगी। वो उठ खड़े हुए। प्रभावती जी की मौत हुई थी, उन्होंने कहा प्रभावती की मौत से भी मैं उतना अकेला नहीं हुआ था जितना हनुमान सूरज नारायण की मौत से मैं हो गया। यूथ फॉर डेमोक्रेसी बनाया, देश भर में निकल पड़े। गुजरात में जो चिंगारी फूटी छात्र आंदोलन का, बिहार आते आते वो विस्फोट में तब्दील हो गया, सोलो में परिवर्तित हो गया और पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो गया। तो ऐसे सूरज बाबू भी व्यथित मन से बोलते हैं कि अब सोशलिस्टों की 2 जमात है, एक घात छाप, एक जात छाप। पर जो हमने कहा ये पीड़ा है, बिल्कुल ये व्यथा है। अच्छा, लेखनी में आपकी रुचि है, आपने कई किताबें लिखी हैं, कविता भी बहुत लिखते हैं आप, बहुत पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं कविता, तो कुछ ध्यान में है क्या, कुछ कोई ऐसी पंक्ति सुनाएंगे? कभी सिर्फ इसी पर बुलाइए, सिर्फ कविता पर। आज अगर कुछ एक लाइन 2 लाइन अगर ध्यान में हो, कोई ऐसी कविता जो बहुत झकझोर। एक कविता का कुछ अंश, उधार की कविता का अंश मैंने कहा था पार्लियामेंट में। और यहाँ इनकलाब नहीं, पैसा है, सौदा है, इसकी दुकानें हैं, हाट बाजारे हैं जिनमें वो कपड़ों के मोल भाव बिकता है,
चांदी और सोने की इसकी तराजू में हम्म आदमी से लेकर ईश्वर तक तुलता है। और यहाँ हम्म दिल दिल के बीच दीवारें हैं। जात पात, रंग वर्ण, देश काल वाली बड़ी ऊंची मीनारें हैं। इसको गिराना आसान नहीं। यहाँ लगे बड़े बड़े पहरे हैं, क्योंकि मठ मस्जिद और गिरजाघर, पंडित और पादरी, शेख और मौलवी, मजहब के जितने भी ठगे ठेकेदार हैं, सबके सब इन्हीं के सहारे तो ठहरे हैं। इसे लांग जाने की सजा मौत पाना है। गांधी की तरह गोली खाकर मर जाना है। ईसा की तरह क्रॉस ऊपर चढ़ जाना है। मरण क्या तुझको स्वीकार है? अर्थी उठाने खुद अपनी तैयार है? अगर हाँ, तब इनकलाब आएगा, तब समाजवाद आएगा, तब क्रांतियां आएंगी, वरना सब थोथी दलील है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत खूब, बहुत खूब। आपने किताबें भी लिखी थी। थोड़ा सा चाह रहे हैं कि कहाँ से यह बात दिमाग में आई कि देखिए, हम जेल। लिखते रहे। हाँ। राजनीति में आने के साथ मेरा कोई भी सम्मानित अखबार नहीं है इस प्रदेश का जिसमें मेरे आर्टिकल नहीं छपे। और फाइटर ज्यादा आया, राइटर कम आया। जी चलिए, लेकिन जब हम जेल गए तो वहां क्या था? जी। वहां निर्गुण में सगुन हमने तलाशा। अच्छा, निर्गुण में सगुन। निर्गुण में सगुन। जी। बैठे ठाले हाँ। कहते हैं कि जब ऊंची लंबी दीवारों के पार जब आप नहीं देख पाइएगा तो कहाँ देखिएगा? अपने अंदर। और अपने अंदर जितनी गहराई से आप बैठिएगा, बातें उतनी गंभीरता से बाहर आएंगी। और यही मौका था जी। जब हमने सोचा कि चलो भाई, जब आप पूरी दुनिया से कट के यहाँ बैठे हैं तो कुछ लिखा जाए। हर कैदी को एक ना एक काम करना पड़ता है, क्योंकि वो सश्रम कारावास होता है। सश्रम कारावास में मैंने चुना लाइब्रेरी। मैं 16 साल जब लाइब्रेरी में रहा, अच्छा, और लाइब्रेरी को समृद्ध किया। जो लाइब्रेरी जहां था वैसा नहीं रहा। हमने अपने साथियों के आग्रह से कभी अलमीरा मंगवा रहे हैं, अच्छा, गोदरेज। हाँ। मिलने आए, जी आप थोड़ा सुविधा संपन्न है जी आर्थिक तौर पर, हमने कहा कि एक वो दे दो, अलमीरा दो। जी। ले आया। हमने कहा कि ये पुस्तक ले आओ, अच्छा, तो लोग ले आए। हाँ। उतना हमने अनशन किया कि लाइब्रेरी को समृद्ध किया जाए। जेल के और अंदर। हाँ, और लाखों रुपए, कई बार, हाँ। एक बार नहीं, कई बार लाखों रुपए का आवंटन आया। फिर हम लोगों ने सुपरिंटेंडेंट साहब के साथ मिल करके कि कौन कौन सी किताबें आएंगी, दुनिया भर की जो मशहूर किताबें थी, जी। हाँ, विभिन्न भाषाओं की, वो सब हम लोगों ने मंगवाया। और इस तरह से लाइब्रेरी को और समृद्ध किया। लाइब्रेरी के इर्द गिर्द पार्क का रूप दिया। और सहरसा जेल आज भी, मैं बिहार में तो उसका मुकाबला नहीं होगा, मैं समझता हूँ राष्ट्रीय स्तर पर सहरसा, ये आपको मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम था? एक कार्यक्रम आया, जल जीवन हरियाली का कार्यक्रम। वो बिहार में कहीं देखने को मिले कि नहीं? मैं दावे के साथ कहूंगा आज भी आप जाइए सहरसा जेल। और जो आनंद मोहन के प्रयास से वहां हुआ, वहां के सुपरिंटेंडेंट और उस हमारे समय के सुपरिंटेंडेंट, जी, उन लोगों से जो हमने साथ लिया, तो जल जीवन हरियाली वो 100% लागू हो रहा है। तो सहरसा जेल में है। स्वच्छता अभियान, जी। भले लोग आए कुछ दिन के लिए नाटक करने, झाड़ू पकड़ के फोटो खिंचाने। हाँ, फोटो खिंचाने, फोटो हाँ, सेशन हुआ, जी। लेकिन स्वच्छता का कोई पैमाना अगर राष्ट्रीय स्तर पर है, और ये कैदियों में कि आपको आगे साफ रखना है, पीछे साफ रखना है, वार्ड साफ रखना है, इसके लिए 15 अगस्त को, 26 जनवरी को जो 2 राष्ट्रीय पर्व थे, हम लोग 7 राष्ट्रीय पर्व मनाते थे। जी। हिंदुओं का 3, होली, दिवाली और दुर्गा पूजा। जी। मुसलमानों का ईद और बकरीद। और 2 राष्ट्रीय पर्व वो थे 15 अगस्त, 26 जनवरी। जी। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग जो जेल में रचनात्मक काम करता था, अच्छा, लिखने पढ़ने का काम करता था, साफ सफाई का काम करता था,
वाद विवाद में फर्स्ट आते थे, खेल कूद में जीतते थे, जी ऐसे तमाम लोगों को प्राइज देते थे। उसमें ये भी था स्वच्छता, कई पोखरों का निर्माण, कई महापुरुष गांधी, बुद्ध, अंबेडकर, जी चंद्रशेखर आजाद, हम्म भगत सिंह, हम्म ऐसे तमाम हाँ जो महापुरुष का, हुए हाँ, जी ऐसे स्टैचू। और ये स्टैचू जेल में बना, सीमेंट का बना, और वो अभी सभी जगह सहरसा जेल में स्थापित है। जी जेल आईजी जाकर के उसको वो अनावरण किए थे। अच्छा हाँ, कई 2 पोखर, हाँ सभी जगह पार्क, सभी जगह पार्क, पूरा जेल पार्क था। और एक अलग वातावरण वहाँ तैयार हुआ। जेल से आनंद मोहन के जीवन पर कितना असर पड़ा, क्या बदलाव आप में हुए? क्योंकि एक जेल ने हमारे दूसरे पक्ष को उजागर किया। जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, मैं साहित्य से जुड़ा रहा, जी साहित्य का अध्येता था। जेल ने हमको साहित्यकार बना दिया। एक बार जो कोई राजकमल में छप जाता है, कोई भी व्यक्ति, जी जी वो साहित्यकार मान्यता प्राप्त होता है। बिल्कुल मैं 3 बार आप छपे जी। मेरी लिखी कहानी पर्वत पुरुष दशरथ, बाद में जिस पर केतन मेहता ने नाम अनुवाद बन हुआ चेंज, माउंटेन मैन माझी बनाया, फिल्म बनी। हाँ फिल्म बनी। हाँ वो पहले प्रकाशन में आया सीबीएसई में। संसद के ग्रंथागार में आज कोई नेता आज की पीढ़ी का नहीं होगा। गांधी होंगे, तिलक होंगे, नेहरू होंगे, अन्य जो राइटर थे वो सब होंगे, लोहिया होंगे, लेकिन आज का शायद कोई लीडर संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ाते हो। लेकिन मेरी लिखी प्रथम पुस्तक जी कैद में आजाद कलम आज संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रहा है। तो ये सब दूसरा पक्ष ये जेल के कारण हुआ। इसलिए मैं उन तमाम लोगों को जिनकी वजह से मैं जेल गया, सबका आभार प्रकट करता हूँ। बापू सभागार में बुद्धिनाथ मिश्र जी आए थे, बड़े साहित्यकार हैं। हाँ बड़े साहित्यकार हैं जी कवि, हाँ जी कवि भी है, हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। बॉलीवुड के भी कुछ लोग आए थे, अभिनेता भी थे, लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, सारे लोग आए थे। गांधी का विमोचन था, कैक्टस के फूल, सबों का भाषण हुआ। लेकिन बुद्धिनाथ जी ने हमको कहा कि सबसे छूने वाला मार्मिक भाषण आपकी बेटी का हुआ, एडवोकेट सुरभि का जी। तो सुरभि ने क्या भाषण किया, मैं समझता हूँ 2 मिनट में भाषण खत्म था। सुरभि ने कहा कि पश्चिम के एक बड़े राइटर जब अपनी पत्नी की प्रताड़ना के मामले में जेल गए तो वो विक्षिप्त हो गए। साहित्यकार थे जी, विक्षिप्त हो गए। लेकिन जब मेरे पापा मृत्युदंड की सजा में गए जेल, तो वो राइटर हो गए। तो ये बहुत छूने वाली बात थी एकदम। और इसको सबों ने सराहना की। बहुत मैंने हम बहुत और कुछ बोले भावुक बात, हाँ लेकिन हाँ, जी जी। और तो बुद्धिनाथ मिश्र के बारे में है कि मेरा भी व्यक्तिगत संबंध उनसे है, और कई दफे उनका हाँ और कई बार आशीर्वाद मिलता है। तो मैथिली में बात करें। जी जी, जब भी और कई बार मार्गदर्शन। देहरादून में मेरा भी घर है जी, देहरादून के वो बासिंदे हो गए। हाँ अब बासिंदे हो गए। पत्रकार थे और फिर साहित्यकार हो गए। जी जी। अच्छा लेकिन जो साहित्यकार और पत्रकार का पहला फर्ज है जी, उस पर बुद्धिनाथ मिश्रा जी बड़ी विनम्रता से खड़े होते हैं। बिल्कुल। पत्रकारों और साहित्यकारों की पहली भूमिका है सत्ता को आईना दिखाना, और वो बड़ी विनम्रता से, धूल वाली आईना नहीं, हाँ, एकदम साफ आईना जी। तो वो बड़ी विनम्रता से अपनी बात को रखते हैं, जो लोगों को जचता है, अखड़ता नहीं कि आपको दिखा रहे आईना, लेकिन आप उससे अपने अब कहाँ गंदगी है, कहाँ दाग है, वो देख रहे हैं और सफाई की कोशिश कर रहे हैं जी। तो बुद्धिनाथ जी बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखते हैं समाज के सामने। जैसे हम लोग कहते हैं क्रांतिकारी बहुत हुए जी, लेकिन इस दुनिया में पहला विनम्र क्रांतिकारी हुआ वो बुद्ध थे, जो सच्चाई पर
सदैव तत्पर रहे, खड़े रहे, जी, कभी कोई समझौता नहीं किया, कभी लेकिन ठीक है। विनम्रता से, विनम्रता से। उसी का अनुसरण हम्म। गांधी ने किया। जी। अच्छा, जेल में की वैसी कोई घटना जो बहुत झकझोरती हो अब भी आपको, बहुत मार्मिक, अगर कोई वैसी घटना हो अगर? मेरी एक कहानी है बटेरी, अच्छा, बटेरी। बहुत मार्मिक कहानी है, जी, और मैं समझता हूँ इस देश के तमाम जी। सम्मानित पत्रिकाओं में वो आया। हाँ, तो ये बटेरी दिल छूने वाली कहानी है। संक्षिप्त मेरी कहानी है कि वो उसकी भतीजी की शादी थी, और बटेरी सब व्यस्त थे शादी में, नाद पर बैल बांधा हुआ, बांधा हुआ भूखा था। भूखा। अच्छा, वो पुकार रहा था कि कोई खाना दे, खाना जी, पानी दे। हाँ। सब अपने आप में व्यस्त थे। बटेरी की नजर उधर गई, और उसने बेटी को ये जिम्मा दिया था कि तुम इसको घास पानी दे देना, दाना पानी दे देना। वो लड़की थी, अपने काम में व्यस्त हो गई। बहन की, चचेरी बहन की, बड़ी बहन की शादी थी, बच्ची थी, उसमें लग गई। जब बैल डकारा, बड़ी जोर से आवाज दिया, तो बटेरी का ध्यान उधर गया। उसने देखा कि न पानी है, न घास है, चारा है, तो चारा पानी दिया, जी। और बेटी पर पुकारा जोर से। तो बेटी आ ही नहीं रही थी। तो बेटी आ नहीं रही, तो गुस्सा में जब बेटी आई तो वो एक ढेला उठाया, डराने के ख्याल से बेटी पर ढेला चला दिया। बेटी तो मुंडी छिप ली, लेकिन जिसकी शादी थी उसी को कनपट्टी में यहाँ गया सख्त ढेला, जी, और वो दम तोड़ दी। अब शादी के बदले मातम का माहौल। रंग भंग हो गया। मातम जहाँ कहाँ खुशी थी, कहाँ मातम में बदल गया। बटेरी पकड़े गए, लोगों ने बड़ी मार मारा बटेरी को। बटेरी जेल आ गए। जी। और उसके बाद कोर्ट में गवाही किसकी होनी थी? बेटी की गवाही होनी थी। बेटी की ही गवाही पर उसको सजा होनी थी या छूटना था। मुख्य गवाही बेटी थी। तो जब कोर्ट बुलाया तो बेटी आई, तो कहा कि पहचानते हो? तो कहाँ पहचानते, कौन है? तो बाऊ। और दौड़ के बेटी कि मेरी गवाही पर ये मेरे पिताजी गिरफ्तार हुए। 2 साल पर भेंट थी, लिपट के रोने लगी। धारा प्रवाह दोनों एक दूसरे से लिपट के रोई। जज इतने प्रभावित हुए कि एक छोटी सी गलती का पश्चाताप 2 साल कर लिया। भतीजी मारी गई, कोई चाहता नहीं था। ये बटेरी ने अपनी कहानी कही, बेटी ने गवाही में उसी को दोहराया कि मार रहे थे हमको, लग गया मेरी बहन को, और घटना घट गई। जज ने कहा कि जाओ, तुम्हारे पिता छूट जाए। और वो मेरे ही वार्ड में रह रहा था, और मैं शतरंज खेल रहा था। शाम का समय था, जब झंझाटेदार आवाज आई। अच्छा, तो हमने नजर उठाया तो देखा बटेरी लुढ़का हुआ है। उसके हाथ में जो ट्रे था, स्टील का कप था, वो सीढ़ियों पर बिखर गया था जी, और वो गिर गया था। तो आनंद फानंद में उठा के हम लोग अस्पताल ले गए, और वहां से फिर भेजे सदर अस्पताल जी। हम लोगों ने सारी ताकत लगा दी बचाने की। सुधार भी हुआ, का CT स्कैन होगा, सुबह पटना जाएंगे, सुधार है। सारा परिवार आ गया, सुबह 4 बजे उसकी मौत हो गई। तो इसको, इस मार्मिक कहानी को हमने लिपिबद्ध किया, कलमबद्ध किया जी। और हमने लिखा है कि कहाँ तो जज ने कहा था कि जाओ तुम्हारे पिताजी छूट जाएंगे, और कहाँ वो पूरी तरह दुनिया से मुक्त हो गए। मायावी ये जो रिश्ते हैं जी, इस सब को छोड़ के आजाद हो गया। कबीर की पंक्ति है, मतलब मार्मिक कहानी, कब किस समय क्या हो जाए किसी को पता नहीं। हाँ। अच्छा, युवा ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। बहुत चोट पहुंचाया कि मेरे वार्ड में रहते और हम बचा नहीं पाए। ये बहुत टच कर गया, ये टच किया। परिवारवाद पर क्या है आनंद मोहन का नजरिया? आप पर भी परिवारवाद का आरोप लगता है कि बेटे को विधायक बनाए, पत्नी सांसद,
तो कैसे जस्टिफाई अच्छा, करेंगे? एक बात बताइए जी। कि मैं कहाँ था जब बेटा विधायक बना? तब मैं कहाँ था? जेल में। जेल में। पत्नी जब चुनाव लड़ी तो मैं कहाँ था? जेल में। जेल में था। हमारी विरासत क्या है? आजादी की लड़ाई से जयप्रकाश आंदोलन तक, जिसके हम सिपाही रहे। इमरजेंसी के दिनों में मैं पकड़ा गया था अभिव्यक्ति की आजादी के सवाल पर। अच्छा। आप में से बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम आप ही के बिरादरी से हैं। क्रांति दूत मेरा जो अखबार था पाक्षिक, वो इतना मशहूर था आंदोलन में, कोसी के इलाके में, कि जब हमने लिखा बिहार का तीसरा जलियांवाला बाग त्रिवेणीगंज गोलीकांड पर, जी। इस पर हम पर शूट वारंट बाद के दिनों में जारी हुआ, तो मैं जो पकड़ा गया पहली बार, हॉकर्स पकड़े गए, उसको बांटते हुए बेचते हुए हॉकर्स पकड़े गए। मेरे अखबार के कार्यालय पर गंगजला में छापा पड़ा और मैं ननिहाल में गिरफ्तार। तो मेरी पहली गिरफ्तारी जो मीसा में हुई, तो ये बतौर क्रांति दूत के संपादक के तौर पर। और आजादी मैं इसलिए कह रहा हूँ हाँ। कि ये इसको दूसरी आजादी का नाम लोगों ने दिया, मैंने नहीं दिया, जयप्रकाश आंदोलन। और इमरजेंसी जो लगी उसमें क्या हुआ था? न्यायपालिका पर पहरा बिठा दिया गया, अखबार पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, संसद को गिरवी रख दिया गया, 1 साल के लिए संसद की सीमा कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तमाम पूरे देश को कारागार में तब्दील कर दिया गया। 1.25 लाख लोग जयप्रकाश नारायण के साथ, चंद्रशेखर के साथ, मोरारजी देसाई के साथ, ऐसे तमाम लोग, मधु दंडवते हो, जॉर्ज फर्नांडिस हो, जॉर्ज तो बाद में गिरफ्तार हुए, अर्जुन सिंह भदौरिया हो, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता हो, लालू प्रसाद हो, शिवानंद तिवारी हो, नीतीश कुमार हो, ये सब हम लोग छोटी अंतिम पंक्ति के लोग थे, शीर्ष से लेकर अंतिम पंक्ति के लोग। 1.25 लाख लोग गिरफ्तार कर जेल में, पूरे जेल को कारागार में तब्दील कर दिया गया। तो आज जो लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में, इतना चेंज तो कभी नहीं हुआ था जितना इनके शासनकाल में हुआ। संविधान के साथ रेप का ये हुआ, बलात्कार हुआ। चलिए सब तो उस बनिस्बत में अभी कुछ नहीं है, संविधान सुरक्षित है। संविधान सुरक्षित किसका मजाल है? एक लेसन दे गया। देखिए, कोई क्रांति विफल नहीं होती, हाँ, सभी कुछ न कुछ लेसन छोड़ के जाता है, संदेश छोड़ के जाता है। इमरजेंसी का संदेश यही है कि अगले 50 साल तक कोई हिम्मत नहीं करेगा इस देश पर तानाशाही थोपने का। लेकिन आरएसएस के एक नेता कह रहे हैं कि जो ये इमरजेंसी के समय में इसमें बदलाव किए गए थे, समाजवाद या धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द जोड़े गए थे, तो अब इस पर समाज में बहस होनी चाहिए, इसमें बदलाव होना चाहिए। देखिए, मैं इन दकियानुसी बातों में यकीन नहीं करता, लेकिन जो लोग इस देश में प्रथम पंक्ति के शहीद हुए, चाहे भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, वो साम्यवादी थे, सोशलिस्ट थे। जी। नेहरू के नेतृत्व में या गांधी के नेतृत्व में जो हुआ, जिसको गांधीवादी समाजवाद कहा गया, आचार्य नरेंद्र देव ने नारा दिया, किसने एक्सेप्ट किया? आप उनसे पूछिए। अटल जी ने स्वीकारा, तो अटल जी झूठे थे? अटल जी गलत थे? अटल जी ने गांधीवादी समाजवाद को एक्सेप्ट किया। उस समय लोग कहाँ थे? क्यों ने विरोध किया? समाजवाद कोई बुरी चीज नहीं है। अगर समाजवाद नहीं होता दुनिया में तो दुनिया एक रंगी होती, यथा स्थितिवादियों की चलती, गरीब, दमित, वंचित, शोषित ही रहते सदियों तक। समाजवाद ने एकांगी दुनिया को बहुरंगी बनाया। लेकिन इनका कहना है कि इमरजेंसी के समय हुआ इसलिए कट कर देते हैं। इमरजेंसी में ही ये नहीं हुआ है। मैंने कहा कि जो इमरजेंसी के बाद गांधीवादी समाजवाद को जनसंघ ने, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारा। हाँ, अटल जी का नाम आप ले रहे हैं। क्या बात करते हैं? इमरजेंसी के बाद तो आप वहां से शुरू होइए ना, अपने में सुधार लाइए। समाजवाद कोई बुरी चीज नहीं है, सेकुलरिज्म कोई बुरी चीज नहीं है। आज बड़ी लोग गाली देता है सेकुलरिज्म को। अगर सेकुलरिज्म और समाजवाद गलत है तो गरीबों की लड़ाई गलत है, शोषितों के लिए आवाज उठाना गलत है, अन्याय के खिलाफ संघर्ष गलत है। जो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग नहीं होते तो या तो इस देश में 5000 बीघा वाला रहता, या नहीं तो सड़क छाप लोग होते। आज लोग कट्टर बनाने में लगे हुए हैं, हमको हिंदू बनाने में लगे हैं, कोई मुसलमान बनाने में
लगा हुआ है, कोई राजपूत बनाने में लगा हुआ है, कोई दलित बनाने में लगा हुआ है, कोई भी इंसान बनाने की दिशा में काम नहीं कर रहा। मतलब आनंद हम मोहन कह रहे हैं कि हमको इंसान बने रहने दो। हिंदू, मुसलमान, राजपूत, यादव, अगड़ा पिछड़ा मत बनाओ। किसी शायर ने कहा, शक्ति थोड़ी लाजिम है जी पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम वाजिब है पर कट्टर होना ठीक नहीं। कट्टर नहीं बनना। अच्छा 90 के दशक का जो बिहार है और उस समय बहुत एक उथल पुथल का दौर था। लालू प्रसाद का उदय हो रहा था, समाजवादी नेता, प्रखर समाजवादी नेता। तो उस समय आनंद मोहन की क्या सोच थी वो दशक में? देखिए, हमारी जो पृष्ठभूमि थी वो आज़ादी के आंदोलन से, फिर हम जो आए तो उन्हीं लोगों के साथ जिनका नाम आप लालू प्रसाद जी ले रहे हैं या नीतीश जी ले रहे हैं, जी तो और जो भी हों, हम्म सुशील कुमार मोदी थे, रामविलास पासवान जी थे, आपको शिवानंद तिवारी जी थे, ऐसे तमाम लोग जो जिनमें से बहुत लोग आज हैं, बहुत लोग चले गए चले दुनिया गए। से। जी हाँ, तो उसी आंदोलन की हम लोग उपज रहे, जिसको जयप्रकाश आंदोलन कहते हैं। और बाद में जेपी आंदोलन से निकले लोगों ने शासन संभाला, तो बड़ी उम्मीद थी। लेकिन जब असेंबली में जनता दल से हम लोग जीत के आए 90 में, जी और लालू जी ने कहा जो आरक्षण का विरोध करेगा उसको चटनी बना देंगे, बुलडोजर चला देंगे। आज भी हम बुलडोजर संस्कृति के विरोधी हैं। बुलडोजर लोकतंत्र में नहीं चल सकता। अच्छा उस समय में चाहे लालू वो- लालू प्रसाद ने ये बात कही थी कि बिल्कुल। बुलडोजर चला देंगे। बिल्कुल, जहां से मैं अपनी पार्टी में बगावत किया, अच्छा मधेपुरा की घटना घटी और खेत खलिहान मंदिर सब लहूलुहान हुआ, लोगों की इज्जत असमत आबरू पर हाथ उठे, जनेऊ काटे गए, टीके मिटाए गए थूक से। ये सब जब शुरू हुआ तो हमने कहा ये इसके लिए तो ये जयप्रकाश 90 के दौर आंदोलन। में ये सब सारी चीजें बिल्कुल हुई है। बिल्कुल, मधेपुरा मतलब नई पीढ़ी को विश्वास नहीं होता कि बिहार में विश्वास- ऐसा हुआ था। विश्वास नहीं होता तो इतिहास में जाना चाहिए। जिसने 90 का दौर देखा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट, मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में जंगल जंगल राज राज चल है। रहा है, मैंने तो नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। जी तो जो उस जंगल राज के दौर को देखा है उस दौर में लौटना नहीं चाहता है, और एनडीए को इसी का लाभ मिल रहा है। लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा, पलायन, नरसंहार, जनसंहार, बैकवर्ड फॉरवर्ड, तो लालू प्रसाद को तो कहा जाता है कि मसीहा है वो। बमुश्किल एक आदमी को लोकप्रियता में भी मिलती है और सत्ता भी मिलता है। जी, किसी को सत्ता मिली, लोकप्रियता नहीं मिलेगी, लोकप्रियता मिली, सत्ता से वंचित रहेंगे। लेकिन लालू जी विरल पुरुष हैं जिनको सत्ता भी मिली, लोकप्रियता भी मिली। उनको होना चाहिए इतिहास पुरुष, लालू जी को। हाँ अच्छा, तो एक मामले में तो हुए वो। कौन सा मामला? कि वो जो गरीब गुरबा शोषित वंचित की जो आवाज बननी थी उनको, वो बने। लेकिन ये किसका काम था? ये काम किसी जननायक का था। सत्तारूढ़ नेता को का एक दूसरा भी फर्ज होता है, राजधर्म। उसकी कसौटी पर न्याय और अन्याय को देखना, प्रजा को एक नजर से देखना। वहां कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान में बांटना, जुल्म को जातियों में नहीं बांट सकते। ये आपका राजधर्म था, उस पर आप फेल कर गए, चूक गए। विकास के मामले में आप फेल कर गए। विकास आपकी डिक्शनरी में कुछ था ही नहीं। सामाजिक न्याय के पहलू को पकड़ लिए और बोले कि नहीं, तो ये आप सत्ता में नहीं रह करके भी आप गांधी भी किए, जयप्रकाश नारायण भी किए, लालू प्रसाद भी करते, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन तब जब आप वहां से इस्तीफा देके सिर्फ सामाजिक न्याय का हीरो बनते, तब आप ज्योतिबा फूले हो जाते, तब आप अंबेडकर हो जाते। लेकिन आपका कुछ राजधर्म भी था, चूंकि आप सत्ता में थे। उस मामले में लोगों ने देखा विभेद, लोगों ने देखा एक वर्ग विशेष पर अन्याय, अनाचार, ये सब जो है वो अखर गया लोगों को।
लेकिन आपके उनके जो रिश्ते रहे बड़े खट्टे मीठे रिश्ते रहे। इन सब के बावजूद जो आप बता रहे हैं, नई पीढ़ी को बता रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कई बार उनके साथ मंचों पर भी देखे, एक बिल्कुल, मंच पे आप दोनों आए, तो इसकी और जड़ें इतना क्या ही थी? नहीं, सुनिए, जब हम नहीं, लालू जी के साथ नहीं थे, जी तब उनके मंच पर एक ही कुर्सी लगती थी। कोई सभी नेता नीचे बैठे होते थे फर्श पर, मंच पर एकमात्र कुर्सी, एक कुर्सी। लालू जी अगर के। राबड़ी जी आए तो डबल कुर्सी, जी, नहीं तो सिंगल। नहीं तो सिंगल। हाँ, लेकिन जब आनंद मोहन आए उस मंच पर, तो दूसरी और तीसरी कुर्सी लगी, लोगों ने देखा। और चुनाव की परवाह किए बगैर जब एक कुर्सी थी, सीतामढ़ी में पहला मंच शेयर किए थे और मैं उतर गया था। जब फिर से डबल कुर्सी, जी, राबड़ी जी और लालू जी के लिए डबल कुर्सियां थी लगी हुई। अब बाकी सारे मिनिस्टर, नाम नहीं लूंगा, तमाम मंत्री नीचे थे। नीचे थे। मैं जैसे मंच पर गया और देखा, मैं फौरन वापस आया। 1 लाख की भीड़ थी, लोग देखने आए थे कि लालू यादव और आनंद मोहन एक मंच पर आए, क्या बोलते हैं, क्या बोलते आज हैं? क्या बोलेंगे। जी। और मैं नीचे उतर के अपनी गाड़ी में बैठ गया था। जब लालू जी को पता चला, उकसाने वाले लोग मर गए, मंत्री थे, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, उनको कुर्सी चाहिए तब आएंगे। अच्छा। और लालू जी ने नब्ज पकड़ा हाँ, और समझ गए कि स्वाभिमानी व्यक्ति है, हाँ, आज ही गठबंधन का बंटाधार हो जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। और उन्होंने एक कुर्सी मंगाई, मुझे पुकारा गया, मैं फिर नहीं गया। जब डबल कुर्सियां आई, तब एक तरफ लालू जी, राबड़ी जी, एक तरफ मैं और लवली आनंद। फिर उन्होंने कहा राबड़ी जी को कि तुम उधर जाएगी लवली आनंद के पास, और आनंद मोहन इधर आएंगे बातचीत के लिए। तो हम लोग एक तरफ आए, लवली आनंद और राबड़ी जी दूसरी तरफ बैठी रही। ये दुनिया ने देखा। स्वाभिमान को ताक पर रख करके कोई राजनीति न हुई थी, न आगे होगी। जी। अच्छा, क्या मजबूरी रही होगी कि चेतन आनंद और आरजेडी में गए, विधायक बने, फिर वहां से निकल लिए? एक बात बताइए जी ये राजस्थान के राजपूतों की लड़ाई नहीं है कि हम 7 पीढ़ी लड़ेंगे, जी राजनीति है। जिसने कहा तिलक तराजू और तलवार, इसको मारो जूते 4, तब अटल जी ने मायावती से समझौता किया, बिल्कुल। कहीं चर्चा नहीं हुई। जी जिसने कहा आतंक की महबूबा, वो जम्मू कश्मीर में वहीं गोद में बैठ करके सरकार बनाए लोगों ने, महबूबा मुफ्ती के साथ। जी उसकी चर्चा नहीं हुई। आनंद मोहन लालू यादव से मिल गए, बाकी के लोग कौन कौन मिले मैं नाम नहीं लूंगा, कोई नहीं बचे। आज सवर्ण आयोग में बैठे लोग समझौता किए थे, शिवहर से हमारे रघुनाथ झा जी थे, हमारे अग्रज थे, समझौता किया, मंत्री भी बने, किसी की चर्चा हुई? हस्बैंड मारे गए बिना शाही के, और आरजेडी में गए लोग। आनंद मोहन जब लालू विरोध का फसल लगाया, वैशाली लोकतंत्र की जननी में हमने पटकनी दी। एक सर्वोच्च सत्ता जो बिहार की थी, एक शीर्ष लीडरशिप को, जिस जनता दल में सारे के सारे लोग थे, बीपी सिंह थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, लालू प्रसाद यादव थे, रामविलास पासवान थे, आदरणीय नीतीश जी भी थे, सारे के सारे लोग थे। अजय जनता दल जिसकी सरकार दिल्ली में भी थी और पटना में भी थी। आनंद मोहन ने हिम्मत दिखाया था एक कॉज पर, एक सवाल पर, कि अन्याय से समझौता नहीं होगा। ये मुल्क है जहां द्रौपदी के चीरहरण पर महाभारत हो गया, ये वो मुल्क है जहां सीता के अपमान पर रामायण हो गया, अपहरण पर। और मधेपुरा में जिस तरह से बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ, हॉस्टलों में उठाकर ले जाए गए, सामूहिक रेप हुआ, नंगा करके लड़कियां घुमाई गई, थूक से टीके मिटाए गए, मंदिरों से पंडों को बेदखल किया गया, सिंहेश्वर में जनेऊ पूछ करके ट्रेन और बस से उतरने वालों का जनेऊ काटा जाता था, अपमानित किया जाता था। जनता दल की सरकार में समाजवादी भूपेन बाबू की धरती, रास बिहारी बाबू की धरती लज्जित हो रही थी। ये वो दौर था। हमने लालू विरोध की फसल उगाई। पहली बार लालू जी को वैशाली के मैदान में पटकनी दी, लालू प्रसाद की सत्ता को चुनौती ही नहीं दी, पटकनी भी दी। लेकिन एनडीए, बिहार में एनडीए अगर बनी तो उसमें सर्वाधिक भूमिका आनंद मोहन की थी।
पूछिए, लोग जिंदा हैं। जॉर्ज और नीतीश जी को लेना नहीं चाहते थे आडवाणी जी। अच्छा। आनंद मोहन बुलाए गए। वीर सिंह पटेल जिंदा है, ललन सिंह जी जिंदा है। जहाज से उतरने तक, आने तक इंतजार किया लोगों ने। और मैं पहली वकालत किया था कि अगर आप लालू प्रसाद को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तब आपको जरूरत है जॉर्ज और नीतीश की, जरूरत है शरद और रामविलास जी की। ये दूसरे प्रयास में उन लोगों को लाया था। पहले प्रयास में समता पार्टी की एंट्री मैंने दिलवाई थी। आडवाणी जी ने तो कहा था, जो लोग हैं अभी जीवित उन लोगों से पूछिए, ललन सिंह जी हैं, नीतीश जी हैं, वीर सिंह पटेल हैं। मेरा इंतजार हुआ था, मैं वकालत करने वकील बन के गया था आडवाणी जी के पास, मैं और लवली जी, कि सिर्फ हमारे आने से और आपके मिलने से। उन्होंने उदाहरण दिया था, कहा था हम भागलपुर के सैंडिस पार्क में मीटिंग ले रहे थे, लगभग 50,000 की मीटिंग थी। मीटिंग बड़ी जोर शोर से चल रही थी, मेरा भाषण चल रहा था। अचानक एक हेलीकॉप्टर सामने से ऊपर से गुजर गया और भीड़ भाग गई। हमने पूछा कि क्यों ऐसा हुआ? लोगों ने कहा कि बगल के पार्क में आनंद मोहन लवली आनंद आ रहे। ये उनको सुनने लोग आए थे। ये आडवाणी जी ने कहा, इतना करिश्मा था, ये आपका रुतबा था, आप क्या हुआ, कितने जीते? इसलिए हम और आप मिल जाइए। यादवों में और कोयरी कुर्मी में डैगर डाउन है, ये आडवाणी जी का था। और वो कहाँ जाएंगे? इतनी दूरियां बढ़ गई है कि बीपीपा और बीजेपी जैसे एक साथ हुई तो मास वोट हमारे साथ चलाएगा। हमने कहा था आप गलत सोच रहे हैं। हमने तर्क दिया कि अगर उसके नेता को आप नहीं पूछेंगे, साथ नहीं लेंगे, वोटर फिर अपमानित महसूस करके फिर लालू जी के पास चला जाएगा बैकवर्ड लाइन पर, कि सवर्णों की एकजुटता हुई है। इसलिए अगर लालू प्रसाद जी को शिकस्त देना है तो जॉर्ज की जरूरत है और सबसे ज्यादा चेहरा नीतीश कुमार की जरूरत है। अगर बिहार में एनडीए का निर्माण हुआ, देन आनंद मोहन की थी। और सबके बावजूद जब आप सत्ता नजदीक आ जाए तो आनंद मोहन को सस्पेंड कर दीजिए, बेदखल कर दीजिए, तो मरता क्या नहीं करता। तो आपके साथ आप कर सकते हैं समझौता, किसने जैसा मैंने कहा जी, और हमने कर सकते हैं। मैं जेल में था, आप वार्ता चला रहे हैं हमसे, जो चेतन आनंद की बात हो रही है, और अंतिम में आप वार्ता तोड़ देते। और एक तरफ से नारा आता है A to Z की पार्टी, भूलो पुरानी बातें, चलो नौजवानों साथ। चेतन आनंद को जो निर्णय उस समय लेना था लिया, लेकिन जब सवाल आया, आज जो लोग कह रहे हैं, लेकिन हम बीच में टोकेंगे आपको। चेतन आनंद पे आरोप कि खा पी लिए, गाना उना बजा लिए, खेल लिए, तब टहल तो राजनीति सिर्फ आप ही को आता है कि इधर भी आता है? गाना गा लिए, चल दिए। आप कहाँ थे? देखिए, आज लोग कहते हैं रघुवंशी और जदुवंशी। हाँ, कहते हैं, कह रहे हैं अभी एकदम, अभी अभी बोले हैं ना लोग। एकदम तेजस्वी यादव क्यों ने कहा। क्यों रघुवंशी और जदुवंशी? जब ठाकुर का कुआं आया और जंगल राज का एक प्रवक्ता, मैं गवाह हूं, मैं भुक्तभोगी हूं, जो अपने परिवार का 5 वोट नहीं दिला सकता है। कहां से लड़ी थी लवली आनंद? सहरसा से। बनगांव कहाँ आता है? सहरसा में। बनगांव का तो छोड़ दीजिए, 33,000 का गांव है, 3 पंचायत है। वो क्या किया वो तो सब जानता है। अपने परिवार में जो 5 वोट नहीं दिला सकता, उस पर आप ट्रस्ट किए। जब मैं लड़ रहा था ब्राह्मणों के सवाल पर, मनोज झा की तरफ इशारा है आपका, सीधा। मैं नाम भी लेना नहीं चाहता। मैं कहता हूं आदर से फिटकिरी जा। अच्छा 1 क्विंटल दूध जमा कर दीजिए, हाँ। उसमें 1 ढेला फिटकिरी डाल दीजिए, दूध फट जाएगा, जमेगा ही नहीं। तो ये हम कहते रहे फिटकिरी जा। अब आरजेडी वाले जाने। आपको बताऊं इस सवाल पर, जब एक सवाल आया, वाल्मीकि की कविता सदन में पढ़ी गई, मैंने कहा कि मैं भी साहित्यकार हूँ। शुरू में मैं साहित्य का अध्येता था, तब से वाल्मीकि को जानता हूँ, दलित साहित्यकार है जी। उन्होंने जो प्रतीकात्मक कविता कही वो किसी जात पर नहीं थी,
पूरी व्यवस्था पर थी। उनका जो ठाकुर था वो सामंतवाद का प्रतीक था। प्रतीकात्मक कविता है। आपने उस कविता को पढ़ा, कहाँ पढ़ा? जब महिला के सवाल पर विमर्श हो रहा है, सदन में पढ़ जी। नहीं, विषय ही नहीं था ये। अगर सामंतवाद पर चर्चा होती, सामाजिक न्याय पर चर्चा होती, सामाजिक शोषण पर चर्चा होती, सामाजिक विषमता पर चर्चा होती, तब ये कविता जायज थी। लेकिन जब स्त्री विमर्श पर चर्चा हो रही है, तब आप ठाकुर का कुआं ले आए। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि स्त्री विमर्श पर उनकी सबसे तीखी कविता है धोनी मनोज जी लाए। मैं इसलिए नहीं रुकूंगा कि सामने चंदन झा जी क्या कहे वाल्मीकि ने। स्त्री विमर्श पर सबसे सटीक कविता उनकी है। उन्होंने कहा कि हम एक ही कोख से पैदा हुए, जिष्ट बता रहे, एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए, जो जनन प्रक्रिया है वो एक ही है। तुम बामन और मैं शूद्र कैसे। मनोज झा जी का यही मत थी, इसको रखते वहां, क्योंकि चर्चा चल रही थी स्त्री विमर्श और सटीक बैठता है ये कविता। लेकिन वो ठाकुर का कुआं लेके, मतलब आपको टारगेट किया जा रहा था? बिल्कुल, तब से नहीं किया जा रहा था। जब मंचों पर संचालन होता था तो लवली आनंद और चेतन आनंद की बात छोड़ दीजिए, लवली आनंद जो उनमें से कोई हमसे भी पहले एमपी बनी, 26 साल की उम्र में एमपी बनी और एक सम्मानित संसद सदस्य रही, विधानसभा कई बार जीती, मंचों पर उनको जगह नहीं मिलती थी। जब वो क्या होता है जो आजकल चला है जूम वाला, वो डिजिटल मीटिंग जी, हाँ जूम, हाँ मीटिंग करते हैं ऑनलाइन, हाँ ऑनलाइन जी, ऑनलाइन मीटिंग जी, उसमें तेजस्वी जी कह रहे हैं, उधर चेतन जी बैठे हैं, लवली जी बैठे हैं, उधर मैं आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। कभी नहीं आते थे लोग। अच्छा, हाँ, कभी नहीं आते थे। हाँ। ये उपेक्षा, ये अपमान जारी था। क्या हुआ? ठाकुर का कुआं लाया गया। वाल्मीकि की कविता में चंदन जी मैं चैलेंज करता हूँ, मैं बदनाम जितना हूँ ताकत के लिए, बाहुबल के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं फाइटर जितना हूँ वो सब जानते हैं, उससे ज्यादा राइटर हूँ। बच्चे पढ़ते हैं हमारी कहानी और IAS IPS होते हैं। अब आप हमको समझा रहे हैं प्रतीकात्मक कविता थी, तो जब अगर वो प्रतीकात्मक कविता थी, किस प्रतीक पर आप हमला कर रहे थे? कहाँ है उसमें? ठाकुर संसद के दहलीज पर बैठा हुआ है, मारो। कहाँ है? ठाकुर खेत और खलियान पर कब्जा जमाए हुए हैं, मारो उसको। कहाँ है कि ठाकुर न्यायपालिका के दरवाजे पर लठ लेके खड़ा है, मारो। ये बोला गया है कि नहीं बोला गया? अब बोला गया तो क्यों बोला गया? रेशम की साड़ी में मार्किन का पैबंद बिना तुक का आप उठा करके ठाकुर का कुआं ले आए, और इस पर अगर पूरा मुल्क आहत है, एक समाज आहत है, करोड़ों लोग आहत है, तो एक नेता का क्या कर्तव्य होता है? उनकी पार्टी में द्वंद्व फैला हुआ है, एक तरफ एक विधायक है, दूसरी तरफ उनका एक MP है। नेता का क्या फर्ज होता है? नेता का फर्ज होता है व्यक्ति के साथ नहीं जाना, समाज के साथ जाना। आप समाज को इग्नोर कर दिए, तो समाज को इग्नोर करके आनंद मोहन नहीं चलेगा ना। हमको BP सिंह नहीं बनना है। मेरे सामने उदाहरण है कि BP सिंह सब कुछ करने के बाद आज आपको याद नहीं है, इसलिए कि समाज उनको छोड़ दिया। तो समाज के वाजिब सवाल पर हम चुप नहीं रहेंगे। समाज के वाजिब सवाल पर, जब पिछड़ों के सवाल पर चुप नहीं रहे, जब दलितों के सवाल पर चुप नहीं रहे, जब अल्पसंख्यकों के सवाल पर चुप नहीं रहे, जब सवर्णों के सवाल पर चुप नहीं रहे, आज 16 साल काट के किसके लिए आए? लड़ाई कहां से शुरू हुई? मधेपुरा में। किसके सवाल पर? मनोज झा जब वो गोली कंचा खेल रहा था ना, हाँ। सहरसा की गलियों में हाफ पेंट पहन के आनंद मोहन लड़ रहा था। नेता कौन थे? प्रतिपक्ष जगन्नाथ मिश्र जी, और बैठे हुए कौन थे सत्ता में? रघुनाथ झा जी, रूप नारायण झा जी। तो क्यों नहीं वहां पर खड़े हुए लोग? आनंद मोहन खड़ा हुआ। हम जुल्म को जातियों में नहीं बांटते हैं, लेकिन जुल्म अगर राजपूत करेगा किसी दलित पर, पिछड़ा पर, आनंद मोहन का सीना सामने होगा। और जुल्म अगर राजपूत पर होगा सवर्ण कह करके, गलत तरीके से, आनंद मोहन की बंदूकें
जवाब के लिए खड़ी मिलेंगी। अब अभी भी का अब अब भी भी हाँ, मतलब अच्छा एक चीज हाँ। आनंद मोहन 70 साल हो गया तो बूढ़े नहीं हो गए, चूक नहीं गए। अब भी बाहुबली हैं आनंद मोहन। जिसके बाहों में ताकत नहीं होगी वो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा कैसे? बड़ा गजब दौर था लेकिन पप्पू यादव से उस समय का जो देखिए, संघर्ष पप्पू को कभी हमने चुनौती नहीं दी कभी नहीं। और पप्पू मेरे लिए कभी चुनौती नहीं रही। अच्छा, अब उनसे पूछिए, लेकिन लोग उनसे नहीं, उनसे हाँ, पूछिए वो क्यों आए और उनका मोह भंग कैसे हुआ। सत्ता के इशारे पर जहां वो हमसे झगड़ने आते थे, वही उसी सत्ता से उनका मोह भंग हुआ एक दिन। आज उसी को ताने दे रहे हैं। तो हम उनको सामने भेज दिया जाता था। हम कभी हमारी लड़ाई न थी न आगे रहेगी। लेकिन हमने एक बार कहा था व्यक्तिगत मुलाकात में, जी। जब वो कहे थे कि हमको आप फ्री कर दीजिए तो हम इधर भिड़े। हाँ, रहमान साहब उस समय कुमुद रंजन झा जी किसी कमेटी के चेयरमैन थे। मैं रहमान साहब के कमरे से निकल के जा रहा तो वो उधर से आ रहा था, ऐसे घेर लिया तो हमको लगा कि झगड़ा चल रहा है, कहीं झगड़ने के लिए है। अच्छा, लेकिन वो गले मिला और कहा कि भाई जी हम आपसे बात करना चाहते। फिर उन्होंने शादी का निमंत्रण दिया और कुमुद रंजन झा के रूम में जब हम लोग गए तो कुमुद रंजन झा को लगा कि दो ठो आदमी लड़ने भिड़ने वाला आ गया है। वो कमरा छोड़ के भाग गए। हाँ, हाँ, जो सच है, वो रूम ही छोड़ के निकल गए कि भाई दो साढ़ भेड़ा है, क्या अच्छा। होगा। तो मैं हमको 3 घंटा पप्पू जी ने रोका, आप पूछिएगा। 3 घंटा तक। 3 घंटा वार्ता हाँ, चली और उसमें जिस्ट यही था कि आप शादी में आइए, हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं, हमको जाना भी था लेकिन कई कारणों से हम नहीं जा पाए। व्यक्तिगत कारणों से, ऐसा नहीं था कि मंशा नहीं थी, हमारे लिए अलग व्यवस्था थी। उनकी मुलायम सिंह यादव भी आए थे, राज बब्बर भी आए थे, लेकिन आनंद मोहन के लिए विशेष व्यवस्था थी। अच्छा, वो अभी जिंदा है, पूछिएगा। हाँ। हाँ, तो सुनिए, हाँ, लेकिन मैं नहीं जा पाया। उन्होंने कहा था कि आप अगर हमको फ्री कर दें, हमको अगर कहीं से कोई चुनौती है, बंगा की घटना घटी थी और उसके बाद पामा की घटना घटी थी, है ना? और स्पेशल वहां से 3 जिले की पुलिस आके उनको हेलीकॉप्टर से उठा के लाया था, हम ही से भिड़ गए थे। खैर जो भी हो, सत्ता उनके साथ थी उस समय, तो लाए गए थे। लेकिन बाद में जो मोह भंग हुआ तो उन्होंने कहा कि आप हमको फ्री कीजिए तो हम लड़ेंगे। तो हमने कहा था कि हमारी तरफ से तुम फ्री हो, जब भी मन में आए कि आनंद मोहन को चुनौती देना है, मैं बेड पर भी पड़ा रहूंगा, आगे बढ़ के मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर मैं बेड पर पड़ा रहूंगा और तुम चुनौती दिया तो हम तुमको जवाब जरूर देंगे। उसके पहले कोई सवाल नहीं है, ये वचन रहा मेरा। राजपूत जान हारता है, वचन नहीं हारता है। वचन नहीं हारता है, बिल्कुल। ये मेरी तरफ से वचन है। और पप्पू वही यादव हुआ, को। हाँ, हम्म और वही हुआ आज तक। जो बात है उसके बाद से हम्म पप्पू जी ने भी अपना वचन निभाया, हम तो अपने वचन पर हैं। अब तो अच्छी दोस्ती है। दोस्ती क्या कहिए, अब हम लोग छोटे बड़े भाई हैं। हमको अच्छा, देख करके आप गफलत में मत रहिए। 70 साल की उम्र हो गई, 10-12 साल छोटे होंगे पप्पू जी। पप्पू जी। अच्छा, एक चूंकि बाहुबल की चर्चा हुई और जेल की चर्चा हम लोगों ने की है, तो जी कृष्णैया नहीं लगता कुछ झकझोरता बिल्कुल है बिल्कुल आपको बिल्कुल कि बिल्कुल। वो घटना दर्शक मतलब इस पॉडकास्ट से देखिए, समझना इस चाहेंगे। नुकसान, इस घटना ने तो वही परिवार का नुकसान किया। एक व्यक्ति नहीं रहा, एक ईमानदार अधिकारी नहीं रहा, जो गरीबी से निकल के उभर के आया था और शीर्ष तक पहुंचा था, आईएएस था, वो नहीं रहे। और आनंद मोहन की राजनीतिक मृत्यु हुई, मौत दोनों तरफ से हुई। 16 साल मेरा जो कीमती था वो अनावश्यक जेल में चला गया। करने वाले कौन थे, क्यों हुआ, आज तक इतिहास के गर्त में। हमने कहा था, लवली आनंद ने सदन में कहा, उन पर भी चार्ज है ऑर्डर गिवर का। अब इसी से पता कीजिए, एक एमपी पर ये चार्ज लगाया गया किसी की हत्या का।
जी। ठीक है, वो बरी हो गई। हम्म। सेम चार्ज में सारे लोग बरी हो गए। जी। सबसे मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, उनको फांसी तक पहुंचा दी गई। एक व्यक्ति जो पटना आता है, गोपालगंज का डीएम है, आप बिहार के लोग हैं, गांधी सेतु एक ही, अब न जेपी सेतु हो हाँ, गया, हाँ। एक ही गांधी सेतु है। गांधी सेतु से उतर के गोपालगंज जाने का रास्ता कौन है? छपरा, सिवान, गोपालगंज कि मुजफ्फरपुर, मोतिहारी? जिस दिन छोटन शुक्ला की हत्या के बाद वहां का डीएम एसपी नहीं निकल रहा है, तो किसने, दूसरे जिले के डीएम को किसने बुलाया? ये तो खोज होनी चाहिए। मतलब साजिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं कहा। जी। जो लोग कहते हैं हम्म। आनंद मोहन को हत्यारा, हम्म। मैं आंख में आंख डाल के कहना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर मैं मुकदमा कर दूं तो लोग लटक जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घटना साजिशन नहीं है, प्रायोजित नहीं है, संयोग है, संयोग बस घटना घटी। उस चपेट में, उग्र भीड़ की चपेट में कृष्णैया आ गए। क्यों आ गए? उनको जाना था छपरा, चले आए मुजफ्फरपुर। किसने बुलाया? लवली आनंद ने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। सदन में, जेल से निकल के वो जो पहली बार सदन में गई, तो उन्होंने कहा सबको लज्जित करते हुए कि अटल जी बैठे हुए हैं, देवे गौड़ा बैठे हुए हैं, चंद्रशेखर जी बैठे हुए हैं, जॉर्ज फर्नांडिस, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हुई हैं। हाँ, आप सबों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं आपको हत्यारी नजर आती हूं? अगर हैं तो आप इसकी जांच कीजिए सीबीआई से। लेकिन एक डीएम की हत्या जिसकी सीबीआई जांच नहीं हो करके एक साधारण दरोगा करता है, कौन आईओ बनाए गए? एक साधारण दरोगा जो शासन के ग्रिप में पूरी तरह रहे, जो के वो करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सजा भी सुनाई तो कहा हत्या प्रायोजित नहीं था, ये महज एक संयोग था। हत्या ऑन ड्यूटी नहीं था, हत्या ऑन वे था, सड़क पर। ऑन ड्यूटी कहाँ होते? गोपालगंज में, जहाँ कलेक्ट्रेट में बैठे रहते। तो और हमको जो कानून बनाया गया उसमें क्या हुआ? ऑन ड्यूटी अगर हत्या होती है किसी आईएएस की जी, तो उनको परिहार नहीं मिलेगा। नहीं मिल, हाँ। यहाँ परिहार नहीं मिलेगा मतलब आजीवन नहीं रहेंगे, 20 साल रहेंगे। 20 साल, क्योंकि आजीवन की मियाद 20 साल है, तो 20 साल रहेंगे। हम कितने साल रहे? 16.5 साल। रहना कितना चाहिए? 14 साल, क्योंकि 14 साल सजा काटनी है और 6 साल आपको परिहार मिलना है। परिहार तो हमको बाद में मिला, जिस पर चिल्पो मचा। और जो चिल्पो मचा, तो इसमें ऊपर से निर्देश हाई कोर्ट की फटकार है राज्यों को कि सजा में और मुक्ति में जो एक रूपता होनी चाहिए। एक रूपता का मतलब क्या? संविधान की मूल आत्मा कहती है कि चपरासी मारा जाएगा कि कलेक्टर, आम आदमी मारे जाएंगे कि राष्ट्रपति, सबको एक ही सजा मिलेगी। तब आईएएस मारे गए तो परिहार नहीं मिलेगा, और आम आदमी मारे गए, चपरासी मारे गए तो परिहार मिलेगा। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, एक रूपता, विद्रूपता नहीं। और उसी पर, उसी को पेस्ट करते हुए नीतीश कुमार जी ने हमको छोड़ा। हमको नहीं छोड़ा, 36 लोगों को छोड़ा। आनंद मोहन का नंबर 11वां था। चिल्पो कहाँ मची? आनंद मोहन पर। क्या कहा गया? दलित का हत्यारा। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? ऑर्डर गिवर। हत्यारा वो होता है जो डायरेक्ट गोली मारा हो, गला घोंट के मारा हो, वो है हत्यारा। ऑर्डर गिवर पर उसी सुप्रीम कोर्ट का, उसी गोपालगंज के एक कलेक्टर हुआ व्यास जी, संत ज्ञानेश्वर के आश्रम पर वो बुलडोजर चलवा दिए थे। उनके एक शिष्य ने, सम यादव नाम था, बम फेंक दिया, कलेक्टर मारे गए। कलेक्ट्रेट से निकल के घर आते हुए मारे गए। सजा हुई, दोनों को फांसी की सजा मिली, ऑर्डर गिवर को भी और जिन पर आरोप था उन पर भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? हत्या जैसा जघन्य अपराध कोई विक्षिप्त आदमी ही किसी के केहे पर करेगा, इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया।
और हत्यारे को फांसी हुई। ऑर्डर गिवर छोड़ दिए गए। मेरे मामले में क्या हुआ? जिन पर मारने का चार्ज था, जिन पर पीटने का चार्ज था, जिन पर गोली मारने का चार्ज था, जिसको लाठी से चूड़ने का चार्ज था, वो सब छूट गए। तो ये आनंद मोहन पूरी न्याय व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन कहा जाता है कि आनंद मोहन का इतना प्रभाव और इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व आनंद मोहन कि अगर चाहते तो भीड़ रुक सकती थी। तो वाकई में चूंकि आप हम रहते तब तो हमको कहाँ गिरफ्तार किया गया? अब चले, अच्छा प्रश्न है आपका। 4:15 पर दिखाया जा रहा है कि मैं भगवानपुर चौक पर ऑर्डर गिवर हूँ। हम सब कोरस में कह रहे हैं जैसे जनगण मन गाया जाता है। जी। देखते क्या हो, शासन का कलेक्टर है, मारो। बुटकुन देखते क्या, कौन कह रहे? एक साथ, आगे पीछे नहीं। लवली आनंद, आनंद मोहन, अखलाक अहमद, अरुण कुमार, चारों कह रहे हैं। और आनंद मोहन गिरफ्तार कहाँ हुए? कितने बजे? 4:28 पर हाजीपुर, 62 किलोमीटर दूर। आज की सड़क नहीं, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क। उस सड़क पर कोई, आज की सड़क भी जो है उस पर हेलीकॉप्टर भी 12:30 मिनट में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि टेकअप में 5 मिनट, लैंडिंग में 5 मिनट और कम से कम 8-10 मिनट रास्ते में। जी। तो हेलीकॉप्टर से हम नहीं पहुंच सकते। तो कौन झूठा है? या तो वो जिसने एफआईआर किया 4:15 पर हमको दिखाया घटना स्थल पर, या तो वो डीएम और वो प्रभारी एसपी हाजीपुर वैशाली जिसने 4:28 पर हमको हाजीपुर पर वायरलेस मैसेज पर गिरफ्तार कर लिया। कहने का मतलब उस गुमटी पर जहां हम केला खा रहे थे, दिन भर के भूखे थे, हम सब लोग जब गुमटी रुकी तो हमको लगा ट्रेन जा रही है, लेकिन यह हम लोगों को पकड़ने के लिए गुमटी गिराई गई थी और हम लोग गिरफ्तार हुए वहां। और गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को अंदेशा था कि राजनीतिक मामला बनेगा, इसलिए वहां के कलेक्टर और वहां के प्रभारी एसपी दोनों ने टाइम लिख दिया। टाइम क्या लिखा? 4:28 अच्छा। और वहां एफआईआर किसने किया? जिसने किया वो क्या लिखा? 4:15 पर ऑर्डर दे रहे थे। कौन झूठा है? या तो वो झूठा है एसपी और एसडीओ, या तो डीएम और एसपी वैशाली झूठा है, क्योंकि 12:30 मिनट में के अंतराल पर मेरी गिरफ्तारी हो गई। तो हम अगर रहते तब तो किसी को रोकते। मेरे प्रभाव का दुरुपयोग या सदुपयोग तब होता जब घटना स्थल पर मैं होते। अच्छा, जेल से आ गया, सब कुछ, जिंदगी आगे बढ़ रही नहीं, है। एक आपने कहा परिवारवाद, जी। उसका जवाब मैं समझता हूँ नहीं आया। अच्छा, हाँ। परिवारवाद क्या है? मैंने कहा कि जब चेतन आनंद जीते तो मैं जेल में था। मेरी विरासत आजादी से लेकर और जेपी आंदोलन तक लाठी, गोली, जेल, संघर्ष, फांसी, मौत की है। ये मेरी विरासत रही है संघर्ष की। अपनी संतति को कौन उसका लाभ दे सकता है? शासन में है, अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतति को आगे कर देगा, थोप देगा अपने समर्थकों के माथे पर। इसको कहते हैं परिवारवाद। और एक व्यक्ति जेल में है, बाप का साया नहीं है, और अपने ढंग से वो निकलता है और अपने खानदान की विरासत को छीन लेता है। वह है संघर्षवाद, परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राणा सांगा थे, उनके बाप थे बप्पा रावल, जिनके नाम पर रावलपिंडी है। उनके पुत्र हुए राणा सांगा, फिर आए महाराणा प्रताप, फिर आए अमर सिंह। ये जो संघर्ष की विरासत है पीढ़ी दर पीढ़ी, इसको कहते हैं संघर्षवाद। राम बहादुर बाबू, उनके बड़े बेटे पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी, उनके मझले बेटे मेरे पिताजी सच्चिदानंद सिंह, आनंद मोहन और चेतन आनंद, ये संघर्षवाद है। संघर्षवाद है, ये परिवारवाद नहीं, परिवारवाद नहीं है। अच्छा, और इस परिवारवाद को कौन चुनता है? किसने चुना?
76,000 से शिवहर की जनता ने चुना। कब चुना? जब आनंद मोहन जेल में थे। इसलिए ये दूसरे पर भले थोपा जाए, ये आनंद मोहन पर ये नहीं, उदाहरण सटीक नहीं बैठता। सटीक नहीं। अच्छा, एक चीज है, जी कृष्णैया का जिक्र कर रहे थे, उसमें एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, और कि अब जेल से निकले, वही जिंदगी आगे बढ़ रही है, तो कभी जी कृष्णैया के उमा कृष्णैया का आप नाम ले रहे थे, तो कभी उनसे बात हुई हो, कभी नहीं, जिक्र मेरी किया? बातचीत नहीं हुई। लवली जी की हमारे कभी बात? बच्चों ने और लवली आनंद ने जब ये मुद्दा गरमाया जी। तो उन्होंने प्रयास किया था हम्म। कि उनका एक बयान आया हम्म। कि जो घटना घटी घटी हम्म। और मुझको इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम्म। हमारे बच्चों ने, मेरी पत्नी ने तय किया, हम तो पैरोल पर आए और चले गए थे, तो मेरी पत्नी और बच्चों ने तय किया कि भाई मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। गलत फहमी को दूर करना चाहिए। जी। लेकिन जैसे ही प्रयास हुआ और ये बयान आया हम्म। चेतन का कि हम जाएंगे और हम मिलेंगे, उनकी लड़की का एक बयान आया कि अगर यहाँ आएंगे लोग तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अच्छा। तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाता था। फिर हम लोगों ने कहा कि बेवजह और मीडिया भी पीछे पड़ेगी और फिर एक बात का बतंगर होगा, तो हमने भी मना किया। तो मन 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 अधूरा रह गया, बात अधूरी बिल्कुल रह गई। बिल्कुल बिल्कुल, जानना चाहिए उनको, सच्चाई जाननी चाहिए इसके पहले कि लोगों के कहे पर हकीकत जानना चाहिए। तो आपको मन करता है कि हम बिल्कुल कभी जाएं और उमा बिल्कुल, कृष्णैया से मिले? मेरी तब से है इच्छा, आपकी इच्छा है? तब से इच्छा रही। और हमने बच्चों को कहा भी, पत्नी को कहा भी कि तुम जाके मिलो, एक बार ये गलतफहमी दूर होनी चाहिए। जब डीएम एसपी वहां का नहीं निकल रहा है, दहशत में है, हमारे 6 समर्थकों को मारा गया। और देखिए कानून का खेल। यहीं पर कहते हैं अंधा कानून। हाँ। जो 6 लोग मारे गए वो क्रिमिनल नहीं थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक आध का जो भी इतिहास रहा हो, लेकिन 6 लोग सामूहिक तौर पर मारे गए, पुलिस वर्दी में मारे गए। उसी का आक्रोश था कि कानून के रखवाले कानून को हाथ में रख करके दिन दहाड़े हत्या करते, उसी के खिलाफ ना आक्रोश था, जिसके चपेट में आए। तो एक व्यक्ति अगर कलेक्टर था तो आनंद मोहन फांसी तक पहुंचे, लेकिन 6 लोग जो मारे गए निर्दोष, उनके लिए वो क्या? केस कहाँ है? उस मुकदमे का क्या हुआ? न्याय पर ये सवाल है आनंद मोहन का। चेतन आनंद का जिक्र कर रहे थे कि किन परिस्थितियों में वो उन्होंने संघर्ष किया, फिर राजनीति की जो विरासत है आपके परिवार की, आपकी, लवली आनंद जी की, उनको वो संभाल रहे हैं। तो चेतन आनंद क्या करेंगे? जदयू से चुनाव लड़ेंगे या फिर पार्टी बदल देंगे? क्या होगा? और अंशुमन को लेकर भी किसकी सरकार बचाई उसने? एनडीए, जदयू, एनडीए। किसके कहे पर? माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी। तो अब कहाँ सवाल है कि कहीं किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? क्यों जाएंगे? दूसरी पार्टी से क्यों लड़ेंगे? अगर चेतन आनंद नहीं लड़ते हैं, हम मिलकर के भी फैसला लें, हम और नीतीश जी, कि चेतन जी नहीं लड़ेंगे, सवाल खड़ा होगा कि जिसने सरकार बचाई उसी का टिकट कट गया, कौन बदनाम होंगे? इसलिए हमसे ज्यादा चिंता ये जेडीयू का है। हम क्यों दूसरी पार्टी को जाए? नहीं, अंशुमन का क्या होगा? राजनीति में आएंगे अंशुमन? देखिए, बड़ी चर्चा है। एक बात जान लीजिए कि बाप के भरोसे राजनीति नहीं होती, न तो बैसाखियों के दम पर जिंदगी की रेस जीते जाते हैं। जिसमें टैलेंट होगा, जिसमें प्रतिभा होगी, उसको आप रोक नहीं सकते। अगर उसकी मर्जी होगी कि हम बिजनेस करें, उसकी मर्जी होगी कि हम नौकरी पेशा में जाए या राजनीति में जाए, तो वो उसका फैसला होगा। अच्छा, दोनों में कौन टैलेंटेड? चेतन टैलेंटेड कि अंशुमन? एक बाप से ये सवाल आप कर रहे हैं। अलग नहीं, अलग राजनीति की समझ किन में ज्यादा? राजनीतिक समझ है दोनों में। आनंद मोहन किसके करीब ज्यादा, बेटों के या बेटी के? सुरभि के? हर बाप बेटी के करीब होता है, बेटी के करीब? बिल्कुल। और हर माँ बेटों के करीब होता है। क्या बात! देखिए, बेटी आती है, 2 घरों को जोड़ने का सेतु बनती है बेटी, ना।
तो बेटी की बड़ी जिम्मेवारी है। और मैंने बहुत पहले जो बच्चों को खत लिखते थे, उसी खत में उसके जन्मदिन पर बेटी एक कविता लिखी। लिखी थी, हाँ, तो सुनाएंगे? ध्यान में है? अगर ध्यान में है तो 2 पंक्ति। सारगर्भित कविता है, मार्मिक कविता है। जी। हाँ। मेरी बिटिया रानी है तू और नहीं छतरानी है तू, शोषण और जुल्म के खातिर दुर्गा झांसी रानी है तू, है ना? ये है। अभी बिहार की जो सियासत है, राजनीति है, उसमें बहुत तरह के सवाल प्रशांत किशोर को लेकर, कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं जदयू तो 25 पे सिमट जाएगी, और प्रशांत किशोर का अपना ये दावा है कि वह जब भविष्यवाणी करते हैं तो वो सत्य के करीब वह भविष्यवाणी होती है। तो वाकई में जमीन पे यही स्थिति है, नीतीश कुमार सिकुड़ जाएंगे? अपना अपना हिसाब लोग लगाए तो अच्छा है। नीतीश कुमार सब कुछ के बावजूद नीतीश कुमार है, और किस तरह सैकड़ा से घटा करके वो 42 पर आए, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर कोई ये दिवा स्वप्न देखता हो कि हम उसी भूमिका में रहेंगे तो ठीक है, उस भूमिका का अंजाम भी लोगों को समझ लेना चाहिए। जी। लेकिन नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं देश की राजनीति के लिए, और जब तक जिंदा है, सांस चल रही है, वो रहेंगे। एक फैक्टर रहेंगे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को कम करके आंकना बरबोलापन है। बरबोलापन। अच्छा। मेहनत करें, अभी मेहनत करें, बहुत मेहनत मांगता है। अब सिर्फ गुना भाग आंकड़ा जुटा लेने से और कंप्यूटर पर लड़का लड़की को खड़ा कर देने से सब कुछ नहीं होता। आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं। मतलब नेता नहीं आप एक्सेप्ट कर हाँ। रहे हैं? प्रशांत किशोर नेता अब नहीं है? अभी नेता बनने की प्रक्रिया में है। चिराग पासवान को क्या देखते? चिराग पर कुछ बोल देना, उनके पिताजी हमारे साथी थे, हमसे सीनियर थे, हम सबों में सीनियर थे। बिल्कुल। और जितना आदर वो हमको करते थे, जितना सम्मान देते थे, और बुरे दिन में हम कैसे कैसे उनको काम आए। नीतीश जी, जौहर साहब, ये लोग उनको जनता दल यू बना लिए थे, समता पार्टी और जनता दल को। और कुशाभाई ठाकरे ने कह दिया था कि बीपी पास समता के अलावा, बीजेपी के अलावा एनडीए में हम चौथा किसी को नहीं जानते। नहीं जानते, हाँ। तब हमको बुलाया गया था। फिर उस दौर में शरद जी ने और रामविलास जी ने हमको बुलाया था, उनके यहाँ खाने पर प्लान बना। और तब मैं वो कहे थे कि आप तुम चाहोगे तो फिर हम कहीं कोई व्यवस्था हमारी होगी। हम सोचते थे हम, मेरे जैसा छोटा आदमी, मैं सबसे छोटा था एनडीए में, क्या कर सकता है। मेरे दिमाग में अचानक आया कि पकड़ना चाहिए भैरव सिंह शेखावत जी को। मैं रातों रात वाइफ हस्बैंड गया राजस्थान। जी। खाना पर 8 बजे रात में, वहाँ से छोटा छोटा फ्लाइट उड़ता है दिल्ली से, जयपुर से भी दिल्ली। उसी को पकड़ के हम लोग गए, वहाँ खाने पर बैठे, बात चली और हमने वकालत उनकी की। उन्होंने कहा, अटल जी से बात किया, शेखावत जी ने। अटल जी सुबह 8 बजे, हम आए कहाँ? जयपुर में। जी। और 8 बजे सुबह में हमको बुलाया जाता है सुबह के नाश्ते पर, वहाँ पीएम हाउस। तो मैं रातों रात, उन्होंने ही व्यवस्था की, गाड़ी की, सुरक्षा की, क्योंकि बिना सुरक्षा के हम जहाज से गए थे। जी। तो हम लोग आए रातों रात, और सुबह 8 बजे मैं गया उनके पास, अटल जी के पास। अटल जी को हमने कहा कि क्यों जरूरी है रामविलास जी। हमने कहा कि रामविलास जी के पास एक लड़ाकू जमात है, लालू जी के माय समीकरण से लड़ने के लिए। सवर्णों में 2 लड़ाकू कौम है, एक है भूमिहार, दूसरा है राजपूत। जी। और पिछड़ों में आपको सहनी, निषाद को साथ कीजिए, और दलितों में पासवान को साथ कीजिए। तब जा करके हम, जो एक थोक वोट है और हम खुदरा वोट है, वहां एक थोक वोट है, एम और वाई का समीकरण एक मजबूत समीकरण है, थोक वोट है। इसके खिलाफ ये 2 दबंग जातियों, जमात के खिलाफ आपको ये इन लोगों को सामने लाना होगा। इसलिए रामविलास जी की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि फिर शरद यादव की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है शरद यादव की। अच्छा। तो हमने कहा था उनके पास कुछ छत्रप, देवेंद्र यादव, दिनेश चंद्र यादव,
विजेंद्र यादव, हम्म नागेंद्र यादव, नवल किशोर राय, ऐसे कुछ छत्रप हैं जी जो स्पीड ब्रेकर का काम करेंगे लालू जी के लिए, हम्म और इसलिए शरद जी भी जरूरी है। और जब इन दोनों को हम ले लेंगे हम्म तब संपूर्ण एनडीए बनता है। हम्म उसी दिन मैं गृह मंत्रालय पहुंचा, आडवाणी जी से टाइम अटल जी ने दिलवाया था, जी और जब आडवाणी जी से मिले तो आडवाणी जी ने फिर कहा, सब बात सुनने के बाद, कि आप जाके मिलिए कुशाभाई ठाकरे से। तब आप मिले। और जब कुशाभाई ठाकरे अध्यक्ष थे, हम्म उन्होंने कहा कि ये बहुत बदमाश है, और ये जब स्टूडेंट लीडर था तो संघ को बड़ी गाली देता था, शरद यादव शरद यादव, जी। इसलिए इसको मरने दो, ये लाइन था कुशाभाऊ ठाकरे का। कुशाभाई ठाकरे ने कहा, हम्म। आनंद जी इसको मरने दीजिए, रामविलास जी को ले लीजिए। हमने कहा ये दोनों अलग नहीं होंगे और हम नुकसान, एक वोट की कीमत आप लोगों से ज्यादा कौन समझेगा। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी, बिल्कुल। और ये यदि साथ आएंगे तो 4-5 वोटों का सांसदों का हमको बढ़ोतरी होगा, क्योंकि राजनीति में एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं जी। और तब मेरी बात मानी गई। ये सब गवाह हैं जो बचे हुए लोग, और इस तरह रामविलास जी को हमने साथ लाया, भाभी गवाह है, रामविलास जी की जो वाइफ है भाभी इसकी गवाह है। लेकिन रीना पासवान, हाँ, वेदना यह है कि बच्चे नहीं समझते इस बात को, चिराग नहीं समझ रहे इस बात को। हमको व्यक्तिगत इस अफसोस। रिश्ते को बच्चे नहीं समझते, तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन आप तो मानते हैं रामविलास जी से आपका संबंध है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, हाँ, कि रामविलास जी की बात कुछ और थी, हम लोग की दोस्ती अटूट रही, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रहा। आगे चिराग को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि रामविलास जी का आप जिक्र कर रहे हैं। आप देखिए विधानसभा का चुनाव, मैं कुछ बोलता हूं तो बात का बतंगर हो जाता है जी। हमने कहा कि बच्चे लोग नहीं समझते हैं हाँ। इस रिश्ते को। जिसको चुनाव लड़ रहा है, बिहार पुकार रहा है, अच्छी बात है, बिहार पुकार रहा है, नौजवान है, आइए। तब नैतिकता का तकाजा है, वहां रिजाइन करके आइए, अब बिहार में रच बस जाइए। अच्छा, केंद्रीय मंत्री वाला पद पहले छोड़िए। ये दोनों एक संग न होई भवालू, हसब ठठायब फुलायब गालू। इसलिए अगर बिहार पुकार रहा तो आना चाहिए, बिल्कुल। निशांत को आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल राजनीति में सबसे पहले आनंद मोहन ने वेलकम किया कि नौजवानों को आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए, नई पीढ़ी को, एक शालीन, एक होशियार, पढ़े लिखे नौजवान को आने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम चिराग के लिए कह सकते हैं कि वो आए, अगर हम तेजस्वी को कल को वेलकम कर सकते हैं तो निशांत क्यों नहीं? अगर चेतन आएंगे तो निशांत क्यों नहीं? औरों में कोई आलोचना के एक आध पॉइंट भी होंगे, लेकिन निशांत में कोई दाग नहीं, में तो कोई बेदाग है निशांत, बिल्कुल। आना चाहिए। अच्छा, राजपूतों के साथ अन्याय हो रहा है, केंद्र में मंत्रिमंडल में मौका नहीं मिला बिहार के राजपूत किसी नेता। अन्याय तो नहीं कही, हकमारी हो रही है। हाँ। अन्याय आजाद भारत के 77 वर्षों बाद किसी पर किसी को अन्याय करने की हैसियत नहीं रह गई है। अन्याय नहीं हो रहा है, हकमारी हो रही। आज जो बिहार का मंत्रिमंडल है, इसमें जो भारी भरकम ताकतवर विभाग है वो दूसरों के जिम्मे है। राजपूतों के जिम्मे क्या है? पर्यटन कीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष में घूमिए, साइंस को देखिए, ठीक। खाद्य आपूर्ति, प्लेट परोसिए, खाद्य आपूर्ति, यही ना। चापाकल गाड़ो उखाड़ो, यही विभाग हम लोग के जिम्मे है। ये कौन सा विभाग है? मतलब आप कह रहे हैं कि झुंझुना पकड़ाया गया है राजपूतों को। झुंझुना से भी बदतर स्थिति है। पार्टी बनाएंगे आनंद मोहन। नीतीश जी ने हमसे वचन लिया, साथ दीजिएगा ना जी। शादी का जो शुभ अवसर है उस पर उन्होंने कहा, वो लखनऊ से आए थे तेजस्वी जी के साथ, आज आप छूट रहे हैं, साथ दीजिएगा ना? हमने कहा हाँ। फिर उठा के उधर हाथ पकड़ के ले गए, साथ दीजिएगा ना, एक साथ हम लोग राजनीति करेंगे ना? हमने कहा हाँ। तो आगे बढ़ के आनंद मोहन कोई वादा तोड़ता नहीं। नीतीश का हाथ नहीं छोड़ेंगे, नहीं, हाथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ ये नहीं है, साथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ क्या, हम बड़ बधू हैं कि हाथ पकड़ लिया
साथ नहीं, साथ देंगे, साथ देंगे, आगे नीतीश। बढ़ के साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उपेक्षा हुई, अपमानजनक स्थिति बनी। मैं आहत हूं दरभंगा के प्रोग्राम से, जहां हमारे प्रोग्राम को कैंसिल किया गया, जहां एनडीए के लोगों ने शासक दल के लोग ने बायकॉट की घोषणा की। एक भी कोई बता दे कि किसी ने हमारे लोगों को 5 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ मधुबनी, लोगों को ढो के वहां पहुंचाया गया। लेकिन आप पूछिए कि जो 2 पार्क दिए गए थे हमको, उसमें ताले जड़ दिए गए। 5 किलोमीटर दूर तपती गर्मी में लोगों को विवश किया गया, गाड़ियां रोक दी गई। जो 2 आदमी मोटरसाइकिल से आएगा, उसको सड़क पर रोक दीजिएगा, वो मोटरसाइकिल की सुरक्षा करेगा कि यहाँ आएगा? और कितने लोग आएंगे आपको दिखाएंगे। मधुबनी से कितने लोग चले, हजारों मोटरसाइकिल, सैकड़ों गाड़ियां। समस्तीपुर से कितने लोग चले टी शर्ट पहन के, हजारों मोटरसाइकिल, सैकड़ों गाड़ियां। गायघाट से कितने लोग चले, निर्मली से कितने लोग चले, विभिन्न तरफ से जो लोग, चारों तरफ से जो लोग चले, वो वीडियो भेजा, वो रास्ते में कहाँ रह गए। तो मैं इस बात से आहत हूं ना। और इस तरह का 2-4 अपमानजनक घटना घटेगी तो हम कहेंगे खुल के मुख्यमंत्री जी को, अपनी नाराजगी जताएंगे। एक साजिश थी ये दिखाने की, कार्यक्रम फ्लॉप हो गया। मैं आपको बता दूं, किसी की आज की तारीख में कैपेसिटी नहीं है वो अपने दम पर सिंगल एक व्यक्ति बगैर कोई गाड़ी का भाड़ा दिए, बगैर ढोए भीड़ इकट्ठी कर दे। और आप उसको देखिए, पूरा का पूरा पंडाल भरा हुआ है। जितने लोग पंडाल के अंदर थे उससे 3 गुना लोग शहर के अंदर थे। पूरा शहर का ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। पूरे शहर में लाल झंडा थे, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के, पूरे शहर में। और अगर आसानी से लोगों को स्टेडियम तक, और कार्यक्रम कौन थे? 2 कार्यक्रम एक दिन में, 2 हेलीपैड एक ही जगह। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम उद्घाटन के 11 बजे, आदमी को कितना बजे जुट जाना था? 10 बजे। एक चुनौती थी। और डिप्टी सीएम के प्रोग्राम कितने बजे? 1:30 बजे। कार्यक्रम कब तक चलना था? 2:30 बजे तक। लोग मेंटली आए थे कि जो आएंगे मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में, वो तो मुख्यमंत्री के उद्घाटन के बाद चले जाएंगे। लेकिन जो देर से आएंगे वो डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में आएंगे। और दोनों एक साथ हो गए। और कार्यक्रम जो कई घंटे चल रहे थे, 3 घंटे, 3.5 घंटे, वो हो गए 45 मिनट। जब तक लोग, और 2 दरवाजे हैं जाने के, निकलने के 2 दरवाजे हैं ओपन, उससे एंट्री नहीं हो रही है। और एंट्री के 2 दरवाजे हैं, एक वीआईपी के लिए जिसमें आम लोगों को नहीं जाने देना है, और एक मेटल डिटेक्टर के साथ एक एक व्यक्ति को 1.5 मिनट चेकिंग में। इस तरह से लोगों को रोका, आए हुए लोगों को रोका गया। और इसलिए हमने कहा कि जो वहां स्टेडियम में जितने लोग थे, स्टेडियम के बाहर उससे 2 गुना लोग थे, और उससे 4 गुना लोग शहर में थे। बड़ी मांग आपकी, आप लोग मतलब लवली जी की भी मांग रही है, आपका भी कई बार आग्रह रहा है, हमारे इंटरव्यू में भी आपने उस बात को उठाया था कि पुनौरा धाम को लेकर, माँ सीता को लेकर, तो अब तो वो मांग मान ली गई। ये हमारे लोकसभा चुनाव में जो लवली आनंद खड़ी थी, तो हमारे 3 प्रमुख मांगे थी। एक सबसे पहला डिमांड था कि अयोध्या के तर्ज पर माँ जानकी की जो प्राकट्य भूमि है पुनौरा धाम, वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो। एक, दूसरा रीगा चीनी मिल चालू, और तीसरा शिवहर अकेला अभागा जिला है आजादी के 77 वर्षों बाद भी जहाँ रेल लाइन नहीं है तो उसको रेल से जोड़ा जाए। हम आज सगर्व घोषणा कर सकते हैं, ये तीनों डिमांड पर हम लोग खड़े उतरे। सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी ने, जब मैं बाहर आया तो हमने कहा था 2 बात, जय जय सिया राम, एक नारा दिया था, जय सिया राम। दूसरा कहा था कि अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में मंदिर का निर्माण। अयोध्या में क्या हो रहा है हमको कुछ लेना देना नहीं। अब
फूफा जी का मंदिर बने या बुआ जी का नहीं बने, ये नाइंसाफी है। और लवली आनंद ने इसी डिमांड को सदन में उठाया, 7 दिन के सदन में 4 बार, कि अयोध्या में क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मां जानकी के आशीर्वाद से एनडीए को सीटें मां जानकी के आशीर्वाद से मिली है। 3 अग्नि परीक्षा दे चुके हैं, चौथा मंजूर नहीं है। अयोध्या के तर्ज पर पुनौरा धाम में जगत जननी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो, लवली आनंद की डिमांड। और प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की, जो कॉरिडोर, स्पेशल कॉरिडोर अयोध्या से पुनौरा धाम, सीतामढ़ी, जनकपुर तक, नेपाल तक, उसमें लवली आनंद और चेतनानंद ने डिमांड किया था हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए शिवहर में एयरपोर्ट का निर्माण। कयासबाजियां हो रही है कि भाजपा जीतेगी ना तो महाराष्ट्र वाला खेल होगा, नीतीश जी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। ये मूर्खतापूर्ण बात होगी। जो भी ऐसा सलाह देते हैं शिंदे, और ये नीतीश कुमार शिंदे नहीं है। एक दूसरी बात, ये जो आप तैयारी की बात करते हैं, भाजपा का अनुसरण करना चाहिए लोग। हाँ, प्रत्येक दिन अच्छा वो एक नया नेता पैदा करता है। कांग्रेस क्यों मर रही? वो प्रत्येक दिन एक नेता को मार रही है कांग्रेस, और ये नया नेता पैदा कर रही है भाजपा, बीजेपी। प्रत्येक दिन वो इलेक्शन में, प्रत्येक दिन वो मैदान में, प्रत्येक दिन उनकी मीटिंगें हो रही, प्रत्येक दिन उनकी तैयारियां हो रही, और सब लोग मौसमी तैयारी करते हैं। चूंकि आनंद मोहन जी कई कविता सुनाए हैं, कहानी भी सुनाए हैं, तो एक आनंद मोहन जी के लिए मेरी तरफ से, चल परे पैर जिस ओर पथिक, उस पथ से डरना कैसा, यह रुक रुक कर बढ़ना कैसा, जब सोलो पर ही चलना है तो पग फूक फूक कर रखना कैसा। धन्यवाद। इस एपिसोड में आपको जरूर मजा आया होगा, और एकदम तीखे सवालों का बहुत ही बेबाकी से आनंद मोहन जी ने सारे सवालों का जवाब दिया है। तो इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे तीखे सवाल के साथ, किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।